अध्याय 451 कहानी। मेगन के परिचय के बाद झाओ हाई को केल्सी परिवार के कई वारिसों के बारे में सामान्य जानकारी मिल गई थी। ये कहना उचित होगा कि ये वारिस बहुत ही प्रतिभाशाली थे क्योंकि उनमें से प्रत्येक के पास अपनी विशेष प्रतिभाएं थीं। जुवान को छोड़कर उनमें से प्रत्येक निश्चित रूप से अकेले ही कार्य करने में सक्षम था। सबसे बड़ा बेटा पीटर हमेशा कबीले में ही रहता था और डार्क मेजिस के संघ के प्रमुख के रूप में कार्य करता था। संघ के भीतर उसका दर्जा काफी ऊंचा था। दूसरा बच्चा स्मिथ था जो परिवार का खर्चा संभालता था। हालांकि केल्सी परिवार की अन्य जगहों पर भी जागीरें थीं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं था कि सबसे ज्यादा कमाई स्काई वाटर सिटी से होती थी। परिवार के लिए इतनी ज्यादा कमाई करने के कारण परिवार में उसका रुतबा भी काफी ऊंचा था। तीसरा बच्चा डिलन साधना का दीवाना था। उसे कुलपति बनने में सबसे कम रुचि थी। उसके अनुसार कुलपति का पद उसकी प्रगति में बाधा मात्र था। उसने छोटी उम्र से ही साधना शुरू कर दी थी। अब वह 8वें दर्जे का विशेषज्ञ था और शायद एक दिन 9वें दर्जे तक भी पहुंच जाए। केल्सी परिवार का चौथा बच्चा माइक परिवार का कूटनीतिज्ञ था। वह वाक्पटु था और परिवार के लिए उसकी मदद भी कम नहीं थी। इधर उधर संपर्क बनाने में उसकी मदद के बिना रेडियंट चर्च के दमन के बाद केल्सी परिवार शायद अपनी वर्तमान स्थिति बरकरार नहीं रख पाता। वे सभी केल्सी परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। हालांकि डिलन परिवार की सेवा नहीं करता था, फिर भी वह 9वें दर्जे का विशेषज्ञ बनने के सबसे करीब था। जैसे ही उसकी क्षमता 9वें दर्जे की हो जाएगी, रेंडोल्फ आराम से मुखिया का पद संभाल लेगा। तब कोई भी उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं करेगा। मेगन के झाओ हाई से बात खत्म करते ही एक नौकर स्मिथ का संदेश लेकर आया कि सब कुछ तैयार है। झाओ हाई ने सिर हिलाया और मेगन उसके पीछे पीछे भोजन के लिए चली गई। लॉरा और बाकी लोग उनके साथ नहीं आए, लेकिन वे उत्साहित नहीं लग रहे थे। वे जानते थे कि झाओ हाई वास्तव में जाना नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। झाओ हाई और मेगन रस्टिंग ट्री कोर्टयार्ड के मुख्य क्षेत्र में गए और बैठक कक्ष की ओर बढ़े जहां स्मिथ और उनकी पत्नी प्रतीक्षा कर रहे थे। वहां उन्हें कोई और व्यक्ति नहीं दिखा, इसलिए झाओ हाई ने केवल स्मिथ और उनकी पत्नी का अभिवादन किया। स्मिथ ने झाओ हाई को मेज के दूसरे छोर पर बैठने के लिए कहा और बोला, इसे पारिवारिक भोज माना जा सकता है। मैंने क्रिस्टन और दिया से उनके चाचाओं को आमंत्रित करने के लिए कहा है। वे जल्द ही आ जाएंगे। चूंकि आप युवा पीढ़ी से हैं, इसलिए मुझे आपको पहले से आमंत्रित करना पड़ा। झाओ हाई ने कोई आपत्ति नहीं जताई क्योंकि पीटर और अन्य लोगों की तुलना में वह वास्तव में युवा पीढ़ी का था। इसलिए आज के भोज में उसका वरिष्ठों से पहले आना उचित था। अब उसे रैंडोल्फ के वंशज के रूप में माना जा सकता है, इसलिए कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है, खासकर भोजन के समय। हालांकि उसे क्रिस्टन की तरह रीति रिवाजों का कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी उसे समय समय पर उनके नियमों का सम्मान करना चाहिए। स्वाभाविक रूप से इसके कुछ अपवाद भी हैं। यदि उसका सामना जुबान से होता है तो वह निश्चित रूप से परिवार की परंपरा का पालन नहीं कर रहा होगा। यदि वह मुझे एक कदम का सम्मान देता है तो वह बदले में एक 10 फुट का आदर दिखाएगा। ये झाओ हाई का सिद्धांत था। कुछ ही देर में एक नौकर की आवाज सुनाई दी, पहले, तीसरे और चौथे छोटे मालिक आ गए हैं। उसकी आवाज समाप्त होते ही 3 लोग आंगन में दाखिल हुए। झाओ हाई और स्मिथ तुरंत अभिवादन करने के लिए खड़े हो गए। झाओ हाई ने अपने सामने खड़े तीनों लोगों के रूप रंग पर गौर किया। बीच वाला व्यक्ति एक सामान्य रईस जैसा दिखता था। स्मिथ के बड़े रूप जैसा दिखने के अलावा उसमें कोई खास बात नहीं थी। ये पीटर होना चाहिए। पीटर के बाईं ओर वाले व्यक्ति ने जादुई चोगा पहना हुआ था। ये जादुई चोगा काले जादूगरों का पारंपरिक वस्त्र था। ये बेहद रहस्यमय लग रहा था। वह व्यक्ति बहुत दुबला पतला था, लेकिन कहीं कहीं थोड़ी चर्बी दिख रही थी। उसकी त्वचा पीली थी और वह किसी बीमार विद्वान जैसा लग रहा था। ये डिलन होना चाहिए। पीटर के दाहिनी ओर एक व्यक्ति था जिसने शानदार और शाही वस्त्र पहने हुए थे। देखने में वह थोड़ा मोटा लग रहा था, लेकिन बहुत ज्यादा भारी नहीं था। लेकिन अगर उसकी तुलना पीटर और डिलन से की जाए तो साफ पता चलता है कि वह कितना मोटा था। हालांकि उसका वजन ज्यादा था, फिर भी वह बिल्कुल भी बदसूरत नहीं था। उसका रंग गोरा था और चेहरे पर मुस्कान थी, जिससे वह बहुत मिलनसार लग रहा था। यह माइक ही होना चाहिए। स्मिथ तुरंत आगे बढ़े और सबसे पहले बीच वाले व्यक्ति को अभिवादन करते हुए बोले, बड़े भाई। फिर उन्होंने अपना सिर घुमाकर बाकी 2 लोगों की ओर देखा और कहा, तीसरे भाई, चौथे भाई, आप आ गए। इस बार झाओ हाई भी आगे बढ़ा और नए आने वालों का अभिवादन किया। जब झाओ हाई लॉबी में था तब उसने उन तीनों को भी देखा था, लेकिन चूंकि वे बोले नहीं और पूरे समय बैठे रहे, इसलिए झाओ हाई उनकी पहचान नहीं जान पाया। पीटर ने भी झाओ हाई की उपस्थिति पर ध्यान दिया। झाओ हाई को अभिवादन करते देख पीटर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और बोला, झाओ हाई, हाँ, मैंने तुम्हारे बारे में पहले ही सुना था, बहुत बढ़िया। तुम में वाकई हिम्मत है, बुरा नहीं है। झाओ हाई ने तुरंत जवाब दिया, मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता। जब मैं असभ्य रहा हूं तो चाचा की प्रशंसा कैसे स्वीकार कर सकता हूं। पीटर हंसा, फिर उसने झाओ हाई के कंधे पर थपथपाया और कुछ नहीं बोला। तभी डिलन ने अचानक कहा, झाओ हाई, क्या तुम्हारे पास सचमुच 10,000 मरे हुए जानवरों की घुड़सवार सेना है? झाओ हाई को पहले से ही पता था कि डिलन साधना का दीवाना है, इसलिए उसके पहले शब्द इस तरह के होने पर उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उसने तुरंत जवाब दिया, तीसरे चाचा के नाम पर, जी हाँ। अतीत में बीस्टमैन प्रेरी में मैंने काउहेडेड रेस की हरक्यूलियन बुल जनजाति की मदद की थी। मेरे पास जो ये मरे हुए बीस्टमैन हैं, वे फाइटिंग बुल जनजाति की घुड़सवार सेना है। डिलन ने तुरंत जवाब दिया, मेरे देखने के लिए एक तस्वीर जारी करो। झाओ हाई ने हैरानी से देखा, फिर असहज चेहरे के साथ स्मिथ की ओर मुड़ा। स्मिथ मुस्कुराया और बोला, जाओ, तीसरे भाई को देखने दो, उन्हें ये सब देखना अच्छा लगता है। झाओ हाई ने सिर हिलाया, फिर हाथ के इशारे से एक अजन में लड़ाकू बैलसेना प्रकट हो गई। डिलन उस मरे हुए प्राणी के सामने खड़ा हो गया और ध्यान से उसका निरीक्षण करने लगा। इस समय वह प्राणी कंकाल जैसा दिख रहा था। कंकाल को अच्छी तरह देखने के बाद डिलन ने अपने हाथ से एक हड्डी को खटखटाया।
फिर आश्चर्यचकित चेहरे के साथ उसने झाओ हाई की ओर मुड़कर कहा, क्या यह उन्नत स्तर का मरे हुए प्राणी है? झाओ हाई जानता था कि वह डिलन जैसे विशेषज्ञ से सच नहीं छिपा सकता, इसलिए उसने सच छिपाया नहीं और सिर हिलाते हुए कहा, वे ज़ोंबी रूप में भी बदल सकते हैं। फिर उसने अपनी जादुई छड़ी से उस मरे हुए जानवर जैसे प्राणी पर वार किया, जिसके बाद वह ज़ोंबी सेना में बदल गया। डिलन तो इससे अचंभित हुआ ही, साथ ही पीटर और बाकी लोग भी हैरान रह गए। जो वे देख रहे थे वह एक सामान्य ज़ॉम्बी से बिल्कुल अलग था, इसलिए पीटर और बाकी लोगों का आश्चर्यचकित होना कोई रहस्य नहीं था। उन्होंने बचपन से ही काले जादू का अध्ययन और शोध किया था, इसलिए वे इससे भली भांति परिचित थे। हालांकि उन्होंने कभी भी ऐसे काले जादू के मंत्र के बारे में न तो सुना था और न ही पढ़ा था जो किसी मरे हुए प्राणी को कंकाल और ज़ॉम्बी के बीच रूपांतरित कर सके। ये जानना आवश्यक है कि डार्क मैजिक की प्रणाली में कंकाल और ज़ॉम्बी की शाखाएं अलग अलग होती हैं। एक कंकाल के विकास का क्रम आयरन कंकाल, ब्रॉन्ज कंकाल, सिल्वर कंकाल और अंत में गोल्ड कंकाल तक जाता है। ज़ॉम्बी के लिए भी यही क्रम होता है, आयरन ज़ॉम्बी, ब्रॉन्ज ज़ॉम्बी, सिल्वर ज़ॉम्बी और गोल्ड ज़ॉम्बी। उन्होंने कभी नहीं सुना था कि कोई कंकाल ज़ॉम्बी में बदल जाए और न ही कोई ज़ॉम्बी कंकाल में बदल जाए। डिलन ने भी काफी समय तक अध्ययन किया था और उसने भी ऐसी स्थिति के बारे में नहीं सुना था। स्मिथ सबसे पहले संभला, वह जानता था कि वह डिलन को मरे हुओं का निरीक्षण जारी रखने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, वरना खाना न मिल पाए। स्मिथ ने झाओ हाई की ओर मुड़कर कहा, छोटे हाई, पहले इसे संभाल कर रख दो, फिर हम अंदर जाकर बात करेंगे। झाओ हाई ने सिर हिलाया और फिर उस मरे हुए प्राणी को ले लिया। डिलन असल में झाओ हाई के मरे हुए प्राणी का और अधिक निरीक्षण करना चाहता था, लेकिन स्मिथ ने उसे रोक दिया। फिर समूह कमरे में दाखिल हुआ और बैठ गया। उनके बैठ जाने के बाद स्मिथ ने झाओ हाई की ओर मुड़कर कहा, छोटे हाई, यह क्या था? तुम्हारा मरे हुए प्राणी अलग क्यों है? झाओ हाई ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, यह मुझे नहीं पता। शायद इसका मेरे जादुई डंडे से कुछ संबंध हो। फिर उसने अपना भूतिया डंडा दिखाया। इस क्षण डंडा अपने मूल रूप में लौट आया, जिसमें खोपड़ी और उसके चारों ओर का अंधकार में वातावरण समाहित था। झाओ हाई ने अपना डंडा डिलन को सौंपते हुए कहा, मुझे ये जादुई डंडा ब्लैक वेस्टलैंड से मिला है। जब मैंने शून्यता का जल पिया था तब मैं पूरी तरह से निराश था। मैं कैरियन स्वॉर्म के पास जाकर खुद को मारना चाहता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि दलदल में घुसते ही यह डंडा अचानक प्रकट हो जाएगा। मैं उत्सुक हुआ और ये देखने के लिए इसे उठा लिया कि यह क्या है। और फिर मैं हैरान रह गया जब खोपड़ी का मुंह खुला और उसने मेरी उंगली को काट लिया, जिससे मेरे खून की एक बूंद भी निकल आई। उसके बाद मैं बेहोश हो गया और अंततः दादा ग्रीन ने मुझे बचाया। उस समय से जादुई डंडा हमेशा मेरे साथ रहा, इसे छोड़ने का कोई रास्ता नहीं था। इसने आश्चर्यजनक रूप से मुझे शून्यता के जल के विष से भी मुक्त कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जादू करने के लिए एक बहुत अच्छा माध्यम भी था। जब मैं इस डंडे का उपयोग करके डार्क मैजिक करता था तो इसकी शक्ति भी बढ़ जाती थी। डंडे से उत्पन्न होने वाले मरे हुए प्राणियों की क्षमताएं उन्नत हो जाती थी। इससे बनने वाला सबसे निम्न स्तर का मरे हुए प्राणी उन्नत स्तर का मरे हुए प्राणी था। इसमें मरे हुए प्राणियों को एक रूप से दूसरे रूप में बदलने की क्षमता भी थी। इस छड़ी की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे मुझसे चुराया नहीं जा सकता। अगर मैं इससे बहुत दूर चला जाऊं तो ये सीधे मेरी तरफ उड़कर आ जाएगी। ये छड़ी सचमुच रहस्यमय है, मुझे भी इसके मूल का पता नहीं है। झाओ हाई ने यह बहाना पहले से ही तैयार कर रखा था। उसकी कहानी को कोई झूठा साबित नहीं कर सकता था, क्योंकि ग्रीन और बाकी लोगों के लिए उसे धोखा देना नामुमकिन था। उसने अपनी उपन्यास लेखन प्रतिभा का पूरा इस्तेमाल करते हुए इस कहानी को गढ़ा था, इसलिए कहा जा सकता है कि यह कारण बेहद पुख्ता था। झाओ हाई का नाम सुनते ही डिलन ने उसकी शक्ति का अनुकरण करने का प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ नहीं हुआ। डिलन के हाथों में वह छड़ी किसी बेकार लकड़ी के टुकड़े जैसी लग रही थी। स्मिथ और बाकी लोगों ने झाओ हाई के बहाने पर विश्वास कर लिया, क्योंकि कैरियन स्वैम्प सचमुच रहस्यमय था। इतने सालों में वहां नॉवेल रैंक के अनगिनत योद्धा अपनी जान गंवा चुके थे। उस जगह पर कोई भी जीवित नहीं रह सकता था, लेकिन किसने सोचा था कि झाओ हाई को वहां इतना बड़ा खजाना मिल जाएगा। झाओ हाई की किस्मत पर सोचते हुए सबने राहत की सांस ली। उन्हें झाओ हाई पर जरा भी शक नहीं था। वे जानते थे कि बुडा कबीले को ब्लैक वेस्टलैंड में स्थानांतरित कर दिया गया था, ये बात सबको पता थी। ब्लैक वेस्टलैंड के अलावा स्मिथ और बाकी लोग किसी और जगह के बारे में सोच भी नहीं सकते थे जहां से झाओ हाई को अपनी वर्तमान शक्ति प्राप्त हुई हो। अध्याय 452 घरेलू। डिलन कुछ देर तक भूतिया छड़ी से खेलता रहा। जब वह आखिरकार रुक गया तो उसने झाओ हाई की ओर मुड़कर कहा, छोटे हाई, क्या तुमने नहीं कहा था कि यह जादुई छड़ी कहीं भी हो हमेशा तुम्हारे हाथ में वापस आ जाएगी? जाओ, कोशिश करो और मुझे देखने दो। झाओ हाई मुस्कुराया और सिर हिलाया। जब उसने देखा कि डिलन ने छड़ी को कसकर पकड़ रखा है तो वह हल्का सा मुस्कुराया और मानो डिलन का हाथ अचानक हल्का हो गया। फिर छड़ी डिलन के हाथ से गायब हो गई और झाओ हाई के हाथ में आ गई। स्मिथ और वहां मौजूद बाकी दो लोग देखते ही रह गए। उन्होंने अभी अभी देखा था कि डिलन के हाथ से छड़ी गायब हुई और फिर अचानक झाओ हाई के हाथ में प्रकट हो गई। उन्होंने बहुत कुछ देखा था, लेकिन यह एक ऐसी चीज थी जो उन्होंने पहली बार देखी थी। कुछ समय बाद स्मिथ और बाकी लोग संभलकर एक दूसरे को देखने लगे। फिर हैरानी भरे भाव से वे झाओ हाई की ओर मुड़े। उनके चेहरे देखकर झाओ हाई ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, यह सब कैसे हुआ? यह एक रहस्य है, मुझे भी नहीं पता कि क्या हो रहा है। मैंने अभी तक इस छड़ी की पूरी क्षमता नहीं देखी है, लेकिन मैं धीरे धीरे इसका पता लगा रहा हूँ। स्मिथ ने सिर हिलाया और कहा, तो यही बात है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि तुम्हारी ताकत इतने कम समय में इतनी बढ़ गई। दरअसल यह इसी जादुई छड़ी की वजह से हुआ। झाओ हाई ने सिर हिलाया। उसके बगल में बैठे माइक ने झाओ हाई की ओर मुड़कर कहा, छोटे हाई, इस समय तुम किस स्तर की शक्ति पर पहुंच चुके हो? झाओ हाई मुस्कुराया, मैं 8वें रैंक का होना चाहिए। मैं 8वें रैंक के जादू के मंत्रों का प्रयोग कर सकता हूँ। स्मिथ और बाकी लोगों की आंखें चमक उठी। 8वीं श्रेणी का विशेषज्ञ तो महाद्वीप में मनचाहा कुछ भी कर सकता है।
स्मिथ को और भी मजा आया। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि तीसरा राजकुमार तुम्हारे प्रति इतना विनम्र है, आखिर बात यही थी। झाओ हाई ने सिर हिलाते हुए कहा, तीसरे राजकुमार मेरी ताकत जानते हैं, इसलिए वे मुझे अपने पक्ष में करना चाहते थे। हालांकि मैंने सहमति दे दी, लेकिन मैं वास्तव में उनका अधीनस्थ नहीं हूँ। हमारा एक साधारण सा साझेदारी वाला रिश्ता है। वे मेरी मदद करते हैं, मैं उनकी मदद करता हूँ। आप कह सकते हैं कि मैं उनके सलाहकार की तरह हूँ। कुलीन कुलों में सलाहकारों का होना भी काफी आम था। ये लोग विदेशी बुजुर्गों की तरह होते थे, लेकिन अधिक स्वतंत्र होते थे। उनका और मेजबान कुलीन का संबंध केवल रोजगार से होता था। यदि कोई असहमति उत्पन्न होती तो दोनों अपने अपने रास्ते अलग कर सकते थे। महाद्वीप में सलाहकार आमतौर पर जाने माने लोग होते थे। उन्हें न केवल शक्तिशाली होना चाहिए, बल्कि कुलीनों को विचार और सलाह देने के लिए पर्याप्त प्रतिभाशाली भी होना चाहिए। कुलीन वंश में सलाहकारों को बहुत सम्मान प्राप्त होता है। स्मिथ ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, अच्छा हुआ कि लिटिल हाई ने तीसरे राजकुमार को खुद को नहीं बेचा, वरना मामला बिगड़ जाता। ठीक है, अब इस बारे में और बात करने की जरूरत नहीं, चलो कुछ ड्रिंक्स पीते हैं। फिर समूह भोजन कक्ष की ओर बढ़ा। वहां पहुंचकर स्मिथ ने उन्हें बैठने के लिए आमंत्रित किया। मैडम और मेगन वास्तव में पीछे हट गईं और भोजन कक्ष पुरुषों के लिए छोड़ दिया। नौकरों द्वारा भोजन और शराब परोसे जाने के बाद सम्मान की सीट पर बैठे स्मिथ ने मुस्कुराते हुए अपने शराब के गिलास को पकड़े हुए कहा, ईश्वर की कृपा का दिन निकट है। हम भाइयों को साथ में भोजन करने का समय बहुत कम मिलता है। मैंने वास्तव में पांचवें भाई को आमंत्रित किया था, लेकिन उन्हें लिटिल हाई से कुछ अनबन है, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। इस बार मेरे आमंत्रण का कोई और उद्देश्य नहीं है। मैं बस चाहता हूं कि आप लिटिल हाई से मिलें और मैं आपको उनसे मिलवाऊं। इस तरह हम भविष्य में एक दूसरे को नाराज करने से बच सकते हैं। झाओ हाई ने भी अपना शराब का गिलास ऊपर उठाया और बाकी लोगों को अजीब तरह से देखा। पीटर और बाकी लोगों ने झाओ हाई को देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। हालांकि वे मुखिया पद के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, लेकिन वे समझदार थे और जानते थे कि जुवान के विपरीत वे कलसी परिवार को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। यही कारण था कि जुवान अपने भाइयों से काफी दूर रहता था। जुवान अपने अन्य भाइयों के साथ समारोहों में बहुत कम आता था। माइक ने झाओ हाई की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, भले ही मैं आज ही लिटिल हाई से मिला हूं, लेकिन मैंने उसके बारे में कुछ न कुछ सुना ही है। मुझे पूरा यकीन है कि अगर छोटे भाई ने लिटिल हाई को पहले उकसाया न होता तो ये सारा झगड़ा नहीं होता। और अगर तीसरे चाचा ने लिटिल हाई के पास वे जहाज न भेजे होते तो परिवार को उन सभी जहाजों का नुकसान नहीं उठाना पड़ता। झाओ हाई ने हल्की सी मुस्कान के साथ माइक से कहा, चौथे चाचा मेरी बहुत तारीफ करते हैं। मैं तो बस एक अनुभवहीन जूनियर हूं, मैं आपकी तारीफ के लायक नहीं हूं। माइक ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, छोटे हैं, इतनी विनम्रता दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम वाकई सराहनीय हो, वरना बुढ़ा वंश इतनी जल्दी इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता। और अगर तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं भी करते तो कोई बात नहीं, इसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। चलो चलो पीते हैं। स्मिथ और बाकी लोग अपने अपने वाइन ग्लास पकड़े हुए वाइन पी रहे थे। यह अच्छी वाइन थी क्योंकि वे झाओ हाई की मिल्क वाइन पी रहे थे। यह मिल्क वाइन थोड़ी कम अल्कोहल वाली थी, इसलिए वे एक ही बार में पूरा ग्लास पी गए। पीटर और बाकी लोग कबीले के मामलों पर ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे थे, वे बस भाई बंधुओं की तरह अपनी रोजमर्रा की बातें कर रहे थे। इससे झाओ हाई असमंजस में पड़ गया। उसे इस सभा का उद्देश्य समझ नहीं आ रहा था। क्या वे सिर्फ अपने मनमुटाव पर चर्चा करने आए हैं? कुछ देर तक उनकी रोजमर्रा की गतिविधियों के बारे में बात करने के बाद ही झाओ हाई को धीरे धीरे समझ आया। भले ही ये दोनों भाई आपस में बहुत विनम्र थे, लेकिन अंततः वे कुलपति पद के लिए आपस में ही लड़ रहे थे। इसलिए स्वाभाविक रूप से वे अपने मामलों की गहराई में नहीं जाते और दूसरों को आगे बढ़ने का मौका नहीं देते। इससे उनके रिश्ते पर असर पड़ता, इसलिए ये सती बातचीत ही उनके लिए सबसे अच्छा विकल्प था। वहां बैठे बैठे झाओ हाई ने स्मिथ और बाकी लोगों को देखा जो शांति से बातें कर रहे थे। वह भरे बिना नहीं रह सका। ये लोग अभी तो एक दूसरे के प्रति बहुत दयालुता दिखा रहे थे, लेकिन वह जानता था कि जब ये सब खत्म होगा तो वे फिर से एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने लगेंगे। इससे झाओ हाई को पाखंड का ख्याल आया। खाना खाने के बाद झाओ हाई और स्मिथ बाकी तीनों को लेकर बाहर निकलने के लिए निकल पड़े। इसके बाद वे क्रिस्टन और बाकी लोगों के साथ बैठक कक्ष में लौट आए। जब सब लोग बैठ गए तो स्मिथ ने झाओ हाई की ओर देखकर कहा, छोटे हाई, तुम्हारा क्या विचार है? झाओ हाई ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैंने जो देखा है वह बहुत अच्छा रहा है। हर कोई एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करता है, लेकिन यह बाहरी हस्तक्षेप के बजाय योग्यता पर आधारित होना चाहिए। यही स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का सार है। मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा है। केवल ऐसी प्रतिभाओं के साथ ही कैल्सी परिवार भविष्य में और बेहतर बन सकता है। स्मिथ ने झाओ हाई की ओर देखा और सिर हिलाते हुए कहा, तुमने अच्छी तरह से देखा है लिटिल हाई। दरअसल परिवार के बड़ों के अलावा परिवार का एक कानून प्रवर्तन समूह भी है। ये समूह सीधे परिवार के 9वें रैंक के नियंत्रण में है। कुलपति का उन पर कोई अधिकार नहीं है। इसी वजह से भले ही परिवार के मुख्य कार्यों में सत्ता के लिए संघर्ष हो, वे कानून प्रवर्तन समूह के सामने टिक नहीं सकते। लिटिल हाई, तुम्हारा बुढ़ा वंश अपनी ताकत के बावजूद संघर्ष कर रहा है। महाद्वीप में हर दिन नए वंश नष्ट हो रहे हैं। तुम्हें हमारे कालसी परिवार में बहुत कुछ सीखना है। इस तरह भविष्य में आगे बढ़ते समय तुम अंधे नहीं रहोगे, समझे? झाओ हाई ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं समझ गया चाचा जी, निश्चिंत रहिए, मैं खूब मन लगाकर पढ़ाई करूंगा। स्मिथ ने झाओ हाई की ओर देखा और आह भरते हुए कहा, तुम्हारा बुढ़ा वंश अतीत में एक्सू साम्राज्य से जुड़ा हुआ था। अगर तुम इसी तरह चलते रहे तो तुम्हारा वंश महान नहीं बन पाएगा। लेकिन इस बार की विपत्ति के कारण अक्सू साम्राज्य से संबंध तोड़ने का अवसर मिला है। तब तुम्हारा परिवार 1000 साल तक जीवित रह सकता है। झाओ हाई हैरान रह गया। उसने सच में इसके बारे में सोचा भी नहीं था। उसे अपने आत्मविश्वास की कमी भी महसूस हो रही थी। वो तो बस एक पढ़ाकू था, अब किसी ने उसे 1000 साल पुराना महान वंश बनाने को कहा था। हालांकि उसके पास अंतरिक्ष था, फिर भी वह आश्वस्त नहीं था।
स्मिथ ने झाओ हाई की झिझक देखी और गंभीरता से कहा, छोटे हाई, अगर मैं तुम्हें ज्यादा उपदेश दूं तो मुझे दोष मत देना। तुम बहुत प्रतिभाशाली हो, एक सक्षम नेता हो, कुशल हो और अच्छे स्वभाव के भी हो। तुम्हारी एकमात्र समस्या यह है कि तुम में आत्मविश्वास की कमी है। तुम हमेशा सबसे गलत फैसले लेते हो और बाद में ही उनके परिणामों को सुधारने की कोशिश करते हो। भले ही तुम उन्हें बाद में सुधार लो, फिर भी तुम अवसरों को खो दोगे और यह सही नहीं है। झाओ हाई ने स्मिथ की ओर देखा और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है, लेकिन मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है, यही मेरा स्वभाव है। शायद आपको पता न हो, लेकिन बुडा कबीले के पास इस समय वास्तव में कुछ खास नहीं है। हमारे पास खेती करने के लिए पर्याप्त लोग नहीं हैं। हमने जो 100 मानव गुलाम खरीदे हैं और गाय सिर वाली जाति से जो 1000 विशाल सींग वाले बैल प्राप्त किए हैं, उनके अलावा कबीले में वास्तव में बहुत कम लोग हैं। इसके अलावा ये कुछ लोग खुलेआम महाद्वीप में घूम नहीं सकते, वरना मैं इस समय इधर उधर नहीं घूम रहा होता। स्मिथ ने सिर हिलाया और फिर झाओ हाई की ओर देखकर कहा, आपकी असेंबली लाइन विधि बहुत अच्छी है। पिताजी इसे परिवार में अपनाने की तैयारी कर रहे हैं। आपके कारखाने में भी इसका उपयोग होना चाहिए, है ना? झाओ हाई मुस्कुराया, मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। हालांकि असेंबली लाइन विधि से उत्पादन में दक्षता आती है, लेकिन बनने वाले सभी उत्पाद मानक गुणवत्ता के होते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें असेंबली लाइन उत्पादन की आवश्यकता नहीं होती और उन्हें पुराने तरीके से बनाना कहीं बेहतर होता है। हालांकि इनमें समय लगता है, लेकिन गुणवत्ता बेहतर होती है और ये आमतौर पर अधिक टिकाऊ होते हैं, जिससे आपको इनके लिए अधिक कीमत वसूलने का अधिकार मिलता है। लोगों को शायद अभी इसका एहसास न हो, लेकिन धीरे धीरे वे समझ जाएंगे और हो सकता है कि वे पुराने तरीके से बने उत्पादों को ही पसंद करें। मेरे पास कोई और विकल्प न होने के कारण ही मुझे असेंबली लाइन विधि का सहारा लेना पड़ा। स्मिथ मुस्कुराए और बोले, ये तो काफी अच्छा तरीका है, लेकिन आप सही कह रहे हैं, हमारे केल्सी परिवार के लिए आपके जैसी उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुएं बनाना संभव नहीं है, क्योंकि हम बहुत सारे उत्पाद बनाते हैं। इसी वजह से हमारे कारखानों के लिए असेंबली लाइन पद्धति का उपयोग करना और भी उपयुक्त साबित हुआ। झाओ हाई ने सिर हिलाते हुए कहा, इसी वजह से हमारा बुडा कबीला आपके यहाँ जैसी व्यवस्था नहीं रख सकता। मैं कह सकता हूं कि हमारे बुडा कबीले का फायदा इसी बात में निहित है, इसलिए मैं कोई जोखिम लेने की हिम्मत नहीं करता। स्मिथ ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हारी बात भी सही है, चिंता मत करो, तुम धीरे धीरे इस पर काम कर सकते हो। आखिरकार तुम अभी 8वें रैंक पर हो, तुम्हारे पास अभी बहुत साल बाकी है। जब तक तुम सही कदम उठाते रहोगे, बुडा वंश का भला होगा। झाओ हाई ने सिर हिलाया, लेकिन आह भरते हुए कहा, मैंने पहले कभी इन बातों के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की थी। मुझे नहीं पता कि मैं शून्यता के जल के साथ कब तक जी पाऊंगा। अब जब विष का इलाज हो गया है तो मुझे राहत महसूस हो रही है। स्मिथ स्वाभाविक रूप से जानता था कि शून्यता का जल कितना प्रचंड है। इसके प्रभाव वंशजों तक भी पहुंचते हैं, इसलिए उसे झाओ हाई के शब्दों से कोई ठेस नहीं पहुंची। इसके बाद झाओ हाई ने सिर हिलाते हुए कहा, चाचा जी, नए साल का जश्न मनाने के बाद मैं चाली के लिए कुछ और सामान लाने के लिए वापस समुद्र में जाने की तैयारी कर रहा हूँ। उसके बाद मैं प्रेरी की ओर जाऊंगा, मुझे वहां अभी बहुत कुछ करना है। स्मिथ ने सिर हिलाया और फिर कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर आपका कोई अच्छा व्यवसाय है तो आपको स्काई वाटर सिटी के बारे में नहीं भूलना चाहिए। झाओ हाई मुस्कुराए और बोली, हाँ, हम नए साल के बाद शहर में एक दुकान खोलने के बारे में सोच रहे थे। मैं मेगन को ये काम सौंप दूंगी, मैं उससे कहूंगी कि वह बाद में आपसे इस बारे में बात करे। जब स्मिथ ने झाओ हाई की बात सुनी तो वह खुद को घूरने से रोक नहीं पाया। उसने झाओ हाई की ओर देखकर कहा, क्या आप सच में चाहते हैं कि मेगन स्काई वाटर सिटी में आपकी दुकान संभाले? उसे इस मामले में कोई पूर्व अनुभव नहीं है। क्रिस्टन और दिया भी झाओ हाई को हैरानी भरी निगाहों से देख रही थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि झाओ हाई मेगन को कोई जिम्मेदारी सौंपेंगे। पहले मेगन एक भोली भाली बच्ची थी, परिवार उसे बस खाने पीने, खेलने और घूमने फिरने देता था। लेकिन अब झाओ हाई उससे कोई कारोबार संभालने को कह रहे हैं। क्या ये ठीक है? झाओ हाई ने आश्चर्यचकित चेहरों को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैंने इस बारे में मेगन से पहले ही बात कर ली है। वह बचपन से ही स्काई वाटर सिटी में पली बड़ी है, इसलिए वह इस जगह से सबसे अच्छी तरह परिचित है। इसीलिए मैंने उसे कारोबार संभालने का जिम्मा सौंपा है और मुझे लगता है कि उसे यह काम पसंद भी आएगा। स्मिथ ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, उसे मेगन के ऐसे व्यक्तित्व के विकसित होने की उम्मीद नहीं थी। उसकी कोमल युवती, जिसे केवल सुंदर दिखना आता था, अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालने वाली थी। झाओ हाई ने समय देखा और स्मिथ की ओर मुड़कर कहा, चाचा जी, काफी देर हो चुकी है, मुझे वापस जाना होगा। स्मिथ ने सिर हिलाया, फिर झाओ हाई ने झुककर अभिवादन किया और चला गया। झाओ हाई को जाते देख क्रिस्टन ने स्मिथ की ओर देखकर कहा, पिताजी, झाओ हाई को हम पर भरोसा नहीं था। उसने हमें उनकी लोकेशन क्यों नहीं बताई? उसने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, जैसा उसने कहा, बुडा कबीला अभी भी अपेक्षाकृत कमजोर है। इसी वजह से वह कोई जोखिम नहीं उठा सकता, वरना उनकी मौजूदगी का पता चल जाएगा और उनका अंत हो जाएगा। हालांकि मुझे लगता है कि उनकी मौजूदगी प्रेरी से बहुत दूर नहीं होनी चाहिए, वरना वह संयोगवश प्रेरी नहीं जाता और इतने सारे बीस्टमैन गुलामों को हासिल नहीं करता। क्रिस्टन ने सिर हिलाते हुए कहा, झाओ हाई ने पहले रेडियंट चर्च को नाराज कर दिया था, जो इस महाद्वीप की सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक है। उसके परिवार को स्थानांतरित करने के लिए बीस्टमैन प्रेरी के पास कहीं और जगह नहीं है। स्मिथ ने सिर हिलाया और कहा, राजधानी में होने वाले कुलीन भोजों पर ध्यान देना। ऐसा भोज ढूंढना जहां हमारे अच्छे संबंध हो। लिटिल हाई को अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए कई भोजों में शामिल होना होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, लिटिल हाई की सगाई अब मेगन से हो चुकी है। मेगन की भलाई के लिए हमें बुडा वंश की समृद्धि में योगदान देना चाहिए। यदि बुडा वंश समृद्ध होगा तो मेगन सुखी जीवन जी सकेगी। दोनों ने सिर हिलाया और फिर जाने के लिए मुड़ गए। अपने आंगन में लौटकर झाओ हाई बैठ गया और एक गहरी सांस ली। जब लौरा ने झाओ हाई को देखा तो उसने तुरंत उसे एक कप गर्म चाय दी और कहा, भाई हाई, क्या हुआ?
आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, आपने स्मिथ से क्या बात की? झाओ हाई ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा, वे बहुत विनम्र थे। लेकिन उनके साथ रहना बहुत थका देने वाला है, मुझे लड़ाई के दौरान जितनी थकान महसूस होती थी, उससे भी ज्यादा थकान महसूस हो रही है। जब लॉरा ने झाओ हाई की बात सुनी तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी, बेशक यह युद्ध में होने से कहीं अधिक थकाने वाला है। लड़ाई के दौरान आप बस पीछे रहते हैं और सैनिकों का मार्गदर्शन करते हैं, ये वास्तव में उतना थकाने वाला नहीं होता। झाओ हाई ने लॉरा को एक ऐसी नजर से देखा जिससे वह हंस पड़ी। उसी समय मेगन भी अंदर आई। झाओ हाई को देखकर वह मुस्कुराए और बोली, बड़े भाई हाई, लगता है वे आपसे बहुत प्रभावित हैं। अगर मेरे चाचा भी आपका साथ दे तो बहुत अच्छा होगा। इस तरह हमें भविष्य में किसी भी तरह की बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। झाओ हाई मुस्कुराया और बोला, बात इतनी भी अच्छी नहीं है। जब मैंने तुम्हारे चाचाओं के साथ रात का खाना खाया था तो उन्होंने परिवार के किसी भी मामले पर चर्चा नहीं की और बस हल्की फुल्की बातें की। इसका मतलब है कि वे अभी भी एक दूसरे से सावधान हैं। अगर हम किसी बड़ी मुसीबत में पड़ गए तो मुझे नहीं लगता कि वे हमारा इतना साथ देंगे। झाओ हाई की बातें सुनकर मेगन ने आह भरी। वह जानती थी कि झाओ हाई की बातें सच थीं। वह जानती थी कि भले ही उसके चाचा अब आपस में मित्रवत हों, लेकिन कुलपति पद के लिए होने वाली लड़ाई में वे निश्चित रूप से असभ्य व्यवहार करेंगे। मेगन के चेहरे के भाव देखकर झाओ हाई ने उसे दिलासा देते हुए कहा, कोई बात नहीं, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम्हारे सभी चाचा आज भी कैल्सी परिवार को सर्वोपरि मानते हैं। चाचा स्मिथ ने भी मुझे परिवार की व्यवस्थाओं के बारे में बताया है। तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेगन ने सिर हिलाया, लेकिन फिर भी यह साफ दिख रहा था कि वह काफी नाखुश थी। झाओ हाई इस पारिवारिक कलह के बारे में कुछ नहीं कर सकता था, इस तरह की परिस्थितियां लगभग सभी परिवारों में होती हैं। झाओ हाई ने विषय बदलते हुए सोचा, हम दादा गान को बाद में कुछ समुद्री भोजन भेजेंगे। 2 दिन बाद भगवान की कृपा का दिन है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि हमें राजधानी में घूमना फिरना चाहिए और थोड़ा मौज मस्ती करनी चाहिए। इस समय छुट्टियों के कारण शहर में तरह तरह के उत्पाद मिल रहे होंगे। हमें घूम घूम कर कुछ अच्छी चीजें खरीदनी चाहिए जिन्हें हम वापस ला सकें। मेगन ने झाओ हाई की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, चलो कल शहर चलते हैं और अच्छे से देखते हैं। बड़े भाई हाई क्या खरीदना चाहते हैं? झाओ हाई मुस्कुराया और बोला, अभी तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं एक बार देखना तो चाहता हूँ, शायद मुझे कुछ पसंद आ जाए। चलो कल गुलामों के बाजार भी चलते हैं, मुझे लगता है कि हमें अपने इलाके में और भी कई गुलामों की जरूरत है। मेगन ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, लेकिन भाई हाई, क्या हमें वाकई और गुलाम खरीदने की जरूरत है? क्या हमारे पास मैदानों से आने वाले 100,000 गुलाम नहीं है? झाओ हाई मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो, मैं ये बात भूला नहीं हूँ। लेकिन वे जानवर जैसे गुलाम खेती नहीं कर सकते। हमें कुछ इंसान गुलाम खरीदने होंगे और उनसे जानवरों को खेती की बुनियादी बातें सिखानी होंगी। इसके अलावा इंसान साधारण घर बना सकते हैं, जबकि जानवर नहीं बना सकते। वे तंबुओं में रहने के आदी हो चुके हैं, यह उनकी आदत बन चुकी है। इसलिए मैंने सोचा कि ज्यादा इंसान गुलाम लाना बेहतर होगा। मेगन ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, लेकिन गुलामों का बाजार शहर के अंदर नहीं, बाहर है। मुझे लगता है कि छुट्टियों के बाद गुलामों का बाजार ज्यादा व्यस्त होगा और वहां ज्यादा गुलाम भी होंगे, इसलिए उस समय वहां जाना अच्छा रहेगा। झाओ हाई ने जवाब दिया, उस समय इतनी भीड़ क्यों होगी? और अगर तब तक भीड़ होगी तो क्या हम अच्छे लोगों का चयन नहीं कर पाएंगे? मेगन मुस्कुराए और बोली, छुट्टियों के दौरान बड़े रईस इतने व्यस्त होते हैं कि उनके पास अच्छे गुलाम खरीदने का समय नहीं होता। छुट्टियां खत्म होने के बाद वे अपने कामकाज संभालने के लिए गुलाम ढूंढते हैं। अगर वे गुलाम अच्छा काम करते हैं तो उनका जीवन सुखमय होता है। इसके अलावा थकान और बीमारी के कारण उनके कई गुलाम मर भी जाते हैं, इसलिए रईस तब तक नए गुलामों की तलाश में जुट जाते हैं। लेकिन भाई हाई को चिंता करने की जरूरत नहीं है, बाजार में बहुत सारे गुलाम हैं, हमारे लिए अच्छे गुलाम न मिलना नामुमकिन है। झाओ हाई ने भौहें चढ़ाकर कहा, ये गुलाम कहाँ से आए और इनकी संख्या इतनी अधिक क्यों है? लॉरा मुस्कुराए और बोली, भाई हाई को तो पता नहीं, लेकिन ये गुलाम आम लोग हैं जो कर नहीं चुका पाए। कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने कर्ज लिया था और उसे चुका नहीं पाए। कुछ पीढ़ियों से गुलाम हैं, दूसरे गुलामों की संतानें हैं। कुछ बूढ़े गुलाम भी हैं जिनकी अब जरूरत नहीं है। इसी वजह से इस महाद्वीप में कभी गुलामों की कमी नहीं हुई। झाओ हाई ने आह भरी, वह कुछ कह नहीं सकता था। वह जानता था कि अपनी वर्तमान क्षमता से वह इस महाद्वीप की इस प्रथा को बदल नहीं सकता। वह बस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर सकता था कि जिनकी वह मदद कर सके उनकी मदद करे। मेगन को भी झाओ हाई के विचारों के बारे में पता था। जब उसने पहली बार झाओ हाई द्वारा दासों को मुक्त करने और आम लोगों का दर्जा बहाल करने के बारे में सुना तो वह चौंक गई। लेकिन वह एक अच्छी इंसान भी थी। जब मेग ने उसे झाओ हाई के इरादे के बारे में समझाया तो उसने तुरंत झाओ हाई के तरीकों को स्वीकार कर लिया। अब जब उसने झाओ हाई को काफी दुखी देखा तो उसने बात का रुख बदल दिया। बड़े भाई हाई, दादा गान को अभी समुद्री भोजन क्यों नहीं दे देते? इससे उन्हें इसे तैयार करने के लिए और समय भी मिल जाएगा। झाओ हाई ने सिर हिलाया और फिर खड़ा हो गया। लॉरा भी खड़ी हो गई और बोली, इस बीच हम डार्क सोल्जर फोर्ट्रेस घूमने चलते हैं। मैं देखना चाहती हूँ कि यह आयरन माउंटेन फोर्ट से किस तरह अलग है। मेगन मुस्कुराए और बोली, ठीक है, लेकिन डार्क सोल्जर फोर्ट्रेस में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां जाना मना है। सिर्फ कुछ ही जगहों पर जाने की इजाजत है, मैं तुम्हें वहां ले चलती हूँ। फिर वह लॉरा के साथ बाहर चली गई और झाओ हाई बेबस होकर उनके पीछे पीछे चलने लगा। आंगन से निकलते ही उनका स्वागत कुछ नौकरों ने किया। मेगन ने उनमें से एक नौकर से उन्हें गांसू के पास ले जाने को कहा। गांसू का परिवार में विशेष स्थान था, यहाँ तक कि रैंडोल्फ भी उनका सम्मान करता था। गांसू अपनी बातों पर कभी संकोच नहीं करते थे और आमतौर पर काफी असभ्य थे। लेकिन हालांकि उनका स्वभाव गुस्सैल था, वे नौकरों के प्रति काफी दयालु थे। इसी वजह से परिवार के नौकर उनका बहुत सम्मान करते थे।
अगर वे कोई गलती करते तो गांसू उन्हें बस थोड़ी सी डांटते और फिर बाद में उसे भूल जाते। झाओ हाई ने तुरंत गांसू को ढूंढ लिया, जो उस समय रसोई में थी। चूंकि भगवान की कृपा का दिन नजदीक आ रहा था, इसलिए भोजन तैयार करने की सख्त जरूरत थी, खासकर डार्क सोल्जर फोर्ट जैसी जगह में। चून की दावतें हो रही थीं, इसलिए भोजन की कमी होना परिवार के लिए अच्छा नहीं होता। साल के इस समय रसोई के गोदाम में हर चीज की देखरेख की जिम्मेदारी गांसू पर थी। गांसू के चेहरे पर कोई अधीरता नहीं थी, वह हर चीज का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करता था। जब झाओ हाई गोदाम में दाखिल हुआ तो वह सब कुछ देखकर दंग रह गया। अंदर रखी चीजें असंख्य थीं। कुछ ऐसी सामग्रियां भी थीं जो उसने पहले कभी नहीं देखी थीं। ये सभी सामग्रियां अपने अपने वर्गीकरण के अनुसार गोदाम में करीने से रखी हुई थीं। इसी क्षण नौकर गांसू के पास आया और कुछ फुसफुसाया। गांसू ने एक पल के लिए झाओ हाई को घूरा, फिर उसकी ओर मुड़कर झाओ हाई की ओर देखा। झाओ हाई के बारे में गांसू की राय बहुत अच्छी थी, इसलिए वह तुरंत आगे बढ़ा और हंसते हुए बोला, छोटे हाई, छोटी मेगन, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें कुछ स्वादिष्ट खाना है? चिंता मत करो, अगर कुछ आया तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं भूलूंगा। मेगन दौड़कर गांसू के पास गई और उसका हाथ पकड़कर बोली, दादाजी गान, बड़े भाई हाई कुछ सामान लेकर आए हैं, आप उसे ले लीजिए, नहीं तो आपको बहुत पछतावा होगा। गांसू ने घूरकर देखा, फिर वह झाओ हाई की ओर मुड़ा और बोला, छोटे हाई, तुम्हारे पास कुछ अच्छी चीजें हैं। वे क्या है? क्या मैं उन्हें देख सकता हूँ? झाओ हाई मुस्कुराया और हाथ हिलाया, जिससे फर्श पर उत्पादों का एक बड़ा ढेर दिखाई दिया। उनमें से कुछ में तलवार, मछली और केकड़े भी थे। इसके अलावा उनका आकार भी बहुत छोटा नहीं था। ये वो चीजें हैं जिन्हें झाओ हाई ने काय एर को उगाने के लिए कहा था। इनका आकार देखकर तो यकीनन ये सबका ध्यान आकर्षित करेगी। गांसू ने उत्पादों को देखा और आश्चर्यचकित रह गया। तलवार, मछली और केकड़ों को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। ये इस महाद्वीप में बहुत दुर्लभ है और अगर कहीं दिख भी जाए तो इन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल है। अगर इनसे व्यंजन बनाए जाए और दूसरों को दिखाए जाए तो उनकी दावत में जरूर बहुत सारे लोग आएंगे। पिछले कुछ वर्षों में इन भोजों में कोई नए व्यंजन नहीं परोसे गए। सभी लोग वही पुरानी चीजें खाते थे, कुछ भी नया नहीं होता था। लेकिन इन चीजों के होने से केल्सी परिवार का भोज निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा। झाओ हाई द्वारा निकाली गई सभी वस्तुएं मृत और जमी हुई थीं, लेकिन फिर भी गांसू के लोग इससे हैरान थे। वे आमतौर पर उत्पादों को जादुई घेरे से भरे ठंडे भंडारण क्षेत्रों में रखते थे, इस तरह वे लंबे समय तक सुरक्षित रहते थे और शायद गर्मियों में भी उनका सेवन किया जा सकता था। गांसू ने काफी देर तक उस ढेर को घूरते हुए झाओ हाई की ओर मुड़कर कहा, शाबाश लड़के, तुम्हारे पास वाकई अच्छी प्रतिभा है। इन समुद्री खाद्य पदार्थों से हम इस साल बुडा कबीले का नाम रोशन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। गांसू की प्रतिक्रिया देखकर मेगन मुस्कुराए और बोली, देखो दादाजी गान, मैंने कहा था कि बड़े भाई हाई के पास कुछ बढ़िया चीजें हैं। जल्दी से कुछ लोगों को बुलाकर उन्हें यहाँ से हटवा दो, नहीं तो वे पिघल जाएंगी। ठीक है, अब हम चलते हैं। मैं बहन लौरा और बाकी लोगों को किले का भ्रमण कराने के लिए आगे ले चलती हूँ। गांसू ने उन्हें रोका नहीं, उसने सिर हिलाकर कहा, जाओ जाओ छोटे हाई, क्योंकि तुम महिलाओं के साथ नहीं जाओगे, मेरे साथ आओ। चलो दादाजी और पोते के साथ मिलकर कुछ पीते हैं। झाओ ने चुपचाप सिर हिलाया और वहीं रुक गया। मेगन और बाकी लोग हंसते हुए चले गए। गांसू ने झाओ हाई के साथ कोई शिष्टाचार नहीं दिखाया और सीधे उसे रसोई में ले गया। उसने रसोई से उनके लिए कुछ व्यंजन बनवाए और खुद शराब का एक बर्तन निकालकर झाओ हाई के साथ बैठकर पीने लगा। पहले झाओ हाई अपने पुराने दोस्तों के साथ शराब पिया करता था। वह ज्यादा नहीं पीता था, बस बातचीत और साथ का आनंद लेता था, उसे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जब वह महाद्वीप में आया तो उसे ऐसा मौका नहीं मिला। और अब गांसू ने उसे पुराने दिनों की याद दिला दी, जिससे झाओ हाई को बहुत खुशी हुई। गांसू और झाओ हाई ने आराम से शराब पी और कुछ पकवान खाए। उनका समय बहुत अच्छा बीता। छुट्टियों का मौसम था और किले में सभी लोग व्यस्त थे, फिर भी गांसू एक अपवाद थे। वे अपने अधीनस्थों को काम सौंप देते थे और समय समय पर उनकी प्रगति की जांच करते रहते थे। इसी वजह से वे ज्यादा व्यस्त नहीं रहते थे। इसके अलावा उनके अधीन काम करने वाले सेवक गुलामों के बच्चे थे। उनके मन में गांसू के प्रति कोई नकारात्मक भावना नहीं थी, जिससे उनका जीवन काफी आसान हो गया था। अध्याय 454, 2 प्रकार के मादक पेय। गांसू ने शुरू में सोचा था कि चूंकि झाओ हाई एक कुलीन परिवार में पैदा हुआ बच्चा था, इसलिए वह खाने पीने की इस व्यवस्था से अपरिचित होगा और उसके साथ असहज महसूस करेगा। हालांकि उसे यह उम्मीद नहीं थी कि झाओ हाई वास्तव में बहुत खुश होगा, उससे बातचीत करेगा, कुछ शराब पिएगा और कुछ खाना खाएगा। झाओ हाई को खुद से ज्यादा सहज देखकर गांसू की झाओ हाई के बारे में धारणा में 2 बातें स्पष्ट हो गईं। एक गिलास शराब पीने के बाद गांसू ने कहा, छोटे हाई, मैं देख सकता हूं कि तुम एक अच्छे बच्चे हो, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैंने छोटी मेगन को बड़ा होते देखा है। हालांकि यह छोटी बच्ची ऊंचे खानदान में जन्मी है, फिर भी वह नेक स्वभाव की है, पानी की तरह पवित्र है। अगर तुमने मेगन के साथ अच्छा व्यवहार करने की हिम्मत नहीं की तो मैं अपनी जान की कीमत पर भी तुम्हें सबक सिखाऊंगा। झाओ हाई मुस्कुराया और बोला, दादाजी गान, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। मेगन के साथ मेरा बहुत अच्छा रिश्ता है, मेरे लिए उसके साथ अच्छा व्यवहार न करना नामुमकिन है। निश्चिंत रहिए, झाओ हाई उतना बुरा इंसान नहीं है। झाओ हाई की बात सुनकर गांसू ने सिर हिलाया और कहा, भविष्य में अगर कुछ होता है तो किसी से मुझे चिट्ठी भिजवा देना। केल्सी परिवार में कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे मैं निपट नहीं सकता, और रोसेन साम्राज्य में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करेंगे। परिवार के उन लोगों की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर वे आपको परेशान करते हैं तो मैं उनसे निपट लूंगा। झाओ हाई ने हल्की सी मुस्कान दी। हालांकि उसे कालसी परिवार से डर नहीं था, फिर भी वह मेगन के साथ अपने रिश्ते की वजह से उनसे झगड़ा नहीं करना चाहता था। इसी वजह से गांसू की बात सुनकर उसे खुशी हुई। गांसू ने झाओ हाई को देखा और संतुष्ट प्रतीत हुआ। मुस्कुराते हुए उसने कहा, छोटे हाई, तुम प्रतिभाशाली हो, तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा।
लेकिन जब तुम्हें कुछ अच्छी चीजें मिले तो अपने दादाजी को मत भूलना। तुम्हारे दादाजी गान को शराब पीने के अलावा कोई और शौक नहीं है। तुम्हारी मिल्क वाइन बहुत अच्छी है, अगर तुम्हारे पास कोई और बढ़िया शराब हो तो मुझे भी देना। झाओ हाई ने हैरानी से देखा, उसे उम्मीद नहीं थी कि गासू सिर्फ बढ़िया शराब ही मांगेगा। इससे वह चौंक गया, वह अपने सामने बैठे इस बूढ़े आदमी की बहुत इज्जत करता था। झाओ हाई ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और हाथ के इशारे से शराब की 2 बोतलें प्रकट कर दी। एक बोतल काली बियर थी, जबकि दूसरी बढ़िया चावल की शराब। ये दोनों बोतलें झाओ हाई के समूह द्वारा किण्वित नहीं की गई थीं, बल्कि बहुउद्देशीय प्रसंस्करण मशीन द्वारा निर्मित की गई थीं। जाहिर है, झाओ हाई ने प्रसंस्करण मशीन के माध्यम से अपनी शराब बनाने की योजना नहीं बनाई थी। उन्होंने मशीन से शराब का उत्पादन केवल इसलिए करवाया ताकि शोध कर रहे लोगों के पास एक संदर्भ हो। अनगिनत प्रयोगों और अंततः शराब के उत्पादन के बाद केवल ये 2 बोतलें ही बची थीं। गासू ने झाओ हा की 2 बोतलों को देखा। बोतलें पारदर्शी थीं, इसलिए वह उनके अंदर के पदार्थ का रंग देख सकता था। एक बोतल पारदर्शी थी जबकि दूसरी काली थी, जिससे वह बहुत भ्रमित हो गया। झाओ हाई ने सबसे पहले काली बोतल खोली। जाहिर है, ये काला तरल पदार्थ काली बियर थी। बियर का झाग बहुत घना था। झाओ हाई ने जानबूझकर एक बड़ा गिलास लिया और उसे आधा बियर से भर दिया, जबकि बाकी आधा झाग से भर दिया। झाओ हाई ने गिलास गासू की ओर उठाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, दादाजी गान, इसे चखिए, यह एक नई शराब है जिस पर मैंने शोध किया है। लेकिन अभी इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव नहीं है। ये बोतल सबसे सफल बैच की है। गासू ने आधे भरे गिलास को देखा। उसने उसे सूंघा और उसमें से हल्की सी गंध आई, लेकिन फिर भी उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने एक छोटा सा घूंट लिया और स्वाद चखने की कोशिश की, लेकिन उसे सिर्फ झाग ही मिला। झाओ हाई हंसते हुए बोला, दादाजी गान, ये शराब ज्यादा तेज नहीं है। पूरा गिलास पी जाइए ताकि आपको इसका स्वाद पता चले। गासू ने झाओ हाई को दोष नहीं दिया, बल्कि उसके निर्देश का पालन करते हुए एक ही बार में पूरा गिलास पी गया। वह खुद को रोक नहीं पाया और झाओ हाई को घूरने लगा। फिर उसकी आंखें चमक उठी। वाह, बढ़िया शराब, शानदार। इस शराब का स्वाद ज्यादा तेज नहीं है। इसका स्वाद थोड़ा अलग है, पर ऐसा स्वाद मुझे पहले कभी नहीं चखा। झाओ हाई ने गासू की ओर देखा। वह जानता था कि बूढ़े आदमी को तेज शराब पसंद है। उसने कुछ नहीं कहा और गासू को चावल की शराब का एक प्याला थमा दिया। चावल से बनी शराब कई प्रकार की होती थी। किसानों द्वारा उत्पादित चावल की शराब आमतौर पर आसवन विधि से नहीं बनाई जाती थी। इसी कारण ये शराब बहुत तेज नहीं होती थी, यहाँ तक कि बच्चे भी इसके 1 या 2 कप पी सकते थे। लेकिन अधिकांश किसानों द्वारा उत्पादित शराब आसवन विधि से तैयार की जाती है, जिससे ये काफी तेज हो जाती है। हालांकि ये हल्की मीठी थी और नशा नहीं करती थी, फिर भी काफी तेज थी। झाओ हाई ने इसी प्रकार की एक तीखी चावल की शराब निकाली, जो झाओ हाई जैसे उत्तरी क्षेत्र के निवासी को पसंद थी। चीन के उत्तरी भागों में आमतौर पर ठंड रहती थी, इसलिए लोग तेज शराब पीना पसंद करते थे। बाजार में मिलने वाली चावल की शराब ज्यादा तेज नहीं होती थी, इसलिए उत्तर के परिवारों ने अपने घरों के पीछे के आंगनों में खुद शराब बनाना शुरू कर दिया। उन्हें वह हल्की शराब पसंद नहीं थी, यहाँ तक कि एक जिन लगभग 60 ग्राम पीने से भी वे नाखुश हो जाते थे। उत्तर के लोग तेज शराब पीना चाहते थे, जो 40 डिग्री से ऊपर और लगभग 60 डिग्री के आसपास हो। एक जिन लगभग 6 ग्राम की तो बात ही छोड़िए, एक आम आदमी आधे गिलास में ही नशे में धुत हो जाएगा। यहाँ तक कि अगर आप शराब पीने के काफी अनुभवी भी हैं, तब भी आपको हल्का नशा महसूस होगा। झाओ हाई द्वारा निकाली गई चावल की शराब 40 डिग्री से अधिक अल्कोहल वाली थी। उत्तर में रहने वालों के लिए इसे अभी भी कम अल्कोहल वाली शराब माना जाता था। इसके मीठे स्वाद के कारण इसे पीने वालों को इसकी तीव्रता का उतना अधिक प्रभाव नहीं पड़ता था। गासू ने प्याले को देखा, उसे उठाया और सूंघा। ये दूध की शराब नहीं थी, इसमें दूध जैसी सुगंध नहीं थी। इसके बजाय इस चावल की शराब में सामान्य शराब जैसी गंध थी। शराब की गंध सूंघने के बाद गासू ने उसे चखा, उसकी आंखें चमक उठी। उसने झटपट पूरा प्याला पी लिया और मुंह में घुमाने लगा। उसने अपनी भौहें सिकुड़ी। इस शराब की तीव्रता मिल्क वाइन से भी अधिक थी, जो अपनी तीव्रता के लिए जानी जाती है। शराब का स्वाद चखने के बाद गासू हंसते हुए बोला, वाह, ये तो वाकई बहुत अच्छी शराब है लिटिल हाई। अगर तुम्हारे पास और शराब बची हो तो मेरे लिए भी थोड़ी छोड़ देना। झाओ हाई ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, अभी हमारे पास इस शराब का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने का कोई तरीका नहीं है। हमारे पास बस यही एक बोतल बची है। मैं ये बोतल आपको दे रहा हूँ। जब हमें इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन करने का तरीका मिल जाएगा तो मैं जाकर आपको एक बैच भेज दूंगा। जब गासू ने झाओ हाई की बात सुनी तो वह हंसे बिना नहीं रह सका और बोला, अच्छा, मैं तुम्हारे आने का इंतजार करूंगा। आओ आओ, इस बोतल में अभी भी थोड़ी बची है, आज ही पीते हैं। दूसरे व्यक्ति का उत्साह देखकर झाओ हाई ने मना नहीं किया। वह और गासू शराब पीते हुए कुछ व्यंजन खाते रहे। थोड़ी ही देर में बोतल खाली होने लगी। झाओ हाई को अब चक्कर आने लगे थे। उन्होंने पीना बंद कर दिया और सबको अलविदा कहकर सरसराहट भरे पेड़ के आंगन में लौट गए। आंगन में पहुंचते ही झाओ हाई ने तुरंत कुछ स्पेशल वाटर पी लिया। सच कहूं तो भले ही उसने जो शराब पी वह बहुत साधारण थी, लेकिन लंबे समय में ये सबसे आनंददायक पे था। ब्लॉकहेड और रॉकहेड भी मौजूद थे। झाओ हाई ने उनकी तरफ देखकर कहा, कल हम शहर जाकर कुछ सामान खरीदेंगे और उसे आयरन माउंटेन फोर्ट में पहुंचा देंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, किले में 1000 से ज्यादा लोग हैं। भगवान की कृपा का ये दिन है, हमें उनकी मदद करनी ही होगी। ब्लॉकहेड और रॉकहेड ने सिर हिलाया। फिर झाओ हाई ने कहा, कल जब तुम किले में वापस जाओगे तो यहाँ आने की जरूरत नहीं है। वहां बहुत चहल पहल होगी। तुम दोनों दादा ग्रीन और बाकी लोगों की मदद कर सकते हो। हालांकि बीस्टमैन भगवान की कृपा का दिन नहीं मनाते, फिर भी वे मानव क्षेत्र में हैं। चलो उन्हें हमारे उत्सवों का अनुभव कराते हैं। ब्लॉकहेड और रॉकहेड ने फिर सिर हिलाया। इन 1000 से अधिक लोगों को बुढ़ा कबीले का हिस्सा माना जा सकता है। स्वाभाविक रूप से वे उनके साथ उचित व्यवहार करेंगे। कुछ देर बाद मेगन और बाकी लोग वापस आ गए।
झाओ हाई को देखकर मेगन मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी और बोली, बड़े भाई हाई, मुझे पता ही नहीं था कि आप इतने ताकतवर हैं। मैंने अभी अभी दादा गान को लाल चेहरे के साथ देखा था। उनकी शराब सहने की क्षमता इतनी कम हो ही नहीं सकती। आपने उनके साथ कौन सी शराब पी थी? झाओ हाई मुस्कुराया, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, आपके दादा गान की शराब पीने की क्षमता कोई मजाक नहीं है। मैं लगभग वापस यहाँ नहीं आ पा रहा था, मुझे कुछ स्पेशल पानी पीने के बाद ही थोड़ी राहत मिली। मेगन ये भी जानती थी कि स्पेशल वाटर से नशा उतर जाता है। जब उसने झाओ हाई की बात सुनी तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। झाओ हाई ने इसकी परवाह नहीं की और आसमान की ओर देखते हुए कहा, आसमान तो पहले ही काला हो चुका है, मैं इतनी देर से दादा गान के साथ शराब पी रहा था। क्या तुम्हारा परिवार हमें ढूंढ नहीं रहा होगा? मैंने आज खाने के अलावा कुछ नहीं किया। मेगन और लॉरा मुस्कुराई, फिर मेगन ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, मैंने दादाजी से पहले ही कह दिया है कि वे माँ और पिताजी को आज कोई खाना न बनाने के लिए कहें। झाओ हाई ने सिर हिलाया और फिर कहा, बहुत बढ़िया, मैं भी काफी थका हुआ हूँ, मैं अंतरिक्ष में वापस जाकर थोड़ी देर आराम करूंगा। तुम बाहर जाकर खेल लो और जब खेल खत्म हो जाए तो अगर तुम अंतरिक्ष में जाना चाहो तो काय एयर से बात कर लेना। फिर उसका शरीर पलक झपकते ही अंतरिक्ष में चला गया। लॉरा ने मेगन की ओर सिर घुमाकर मुस्कुराते हुए कहा, लगता है भाई हाई बहुत थक गए हैं। मेगन, हम कल शहर जाकर कुछ सामान खरीदेंगे। आयरन माउंटेन फोर्ट में भी नव वर्ष का उत्सव मनाया जाएगा, हमें उनके लिए कुछ तैयारी करनी चाहिए। ब्लॉकहेड मुस्कुराया, मिस लॉरा निश्चिंत हो सकती हैं, छोटे मालिक ने हमें पहले ही बता दिया है कि हम कल किले के लिए कुछ सामान खरीदेंगे। फिर मैं रॉकहेड के साथ मदद करने के लिए वापस वहां जाऊंगा। लॉरा ने सिर हिलाते हुए कहा, लगता है बड़े भाई हाई ने पहले ही इस बारे में सोच लिया है। फिलहाल आयरन माउंटेन फोर्ट को खाने पीने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि अगर हम कुछ ऐसी चीजें ले आए जो वहां पैदा नहीं होती तो अच्छा रहेगा। मेगन ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, हम कल पूर्वी बाजार जाएंगे। पूर्वी बाजार में दुर्लभ वस्तुएं मिलती हैं, हम वहां जाकर महाद्वीप में इस्तेमाल होने वाली विभिन्न वस्तुओं को देख सकते हैं। मैं आयरन माउंटेन फोर्ट के लोगों के लिए कुछ चीजें खरीदने की सोच रही हूँ। ये पहला साल है जब हमारा बुढ़ा कबीला महाद्वीप पर फिर से प्रकट हुआ है, हमें इस उत्सव को धूमधाम से मनाना चाहिए। लॉरा ने मेगन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, छोटी मेगन काफी अच्छी है, अब तो वह हमारा बुढ़ा कबीला कहना सीख रही है। ऐसा लगता है कि वह भाई हाई से शादी करने के लिए बहुत बेताब है। जब मेगन ने लॉरा की बात सुनी तो उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने लॉरा की ओर मुड़कर कहा, तुम मुझसे ऐसा क्यों कह रही हो? तुम बिग ब्रदर हाई में मुझसे ज्यादा समय से हो, क्या तुम मुझसे ज्यादा अधीर नहीं हो? लॉरा का चेहरा भी लाल हो गया, उसने व्यंग्य करती हुई मेग की ओर देखा और चिढ़ाए बिना नहीं रह सकी, मैं सिस्टम में एक से तुलना नहीं कर सकती, वह बचपन से ही ब्रदर हाई का अनुसरण कर रही है, वह हम सब में सबसे अधीर होगी। फिर मेग का चेहरा लाल हो गया, उसने बाकी दोनों की तरफ देखा और बोली, मैं बचपन से ही छोटे मालिक के साथ रही हूँ, मुझे इंतजार करने की आदत हो गई है। ठीक है, क्यों न मैं दादा दादी से कहूं कि शादी 2 साल के लिए टाल दे। लॉरा और मेगन तुरंत उस पर टूट पड़ी और मजाक में उसे पीटते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रॉकहेड और ब्लॉक्ड के चेहरे पर मुस्कान लिए धीरे धीरे पीछे हटते ही पूरा समूह खुश हो गया। अध्याय 455 हत्या का इरादा। अगली सुबह झाओ हाय और बाकी लोग अपनी गाड़ी में बैठकर कार्सन शहर के पूर्वी बाजार की ओर चल पड़े। पूर्वी बाजार कार्सन शहर का सबसे बड़ा बाजार था। यह विशेष रूप से सामान बेचने के लिए बनाया गया था। शहर ने इसे खुदरा व्यापार के लिए बनाया था, जहां छोटे व्यवसायों द्वारा बेचे जाने वाले कई सस्ते उत्पाद मिलते थे। इसी वजह से ये शहर में आम लोगों का सबसे अधिक देखा जाने वाला क्षेत्र था। जब झाओ हाई की गाड़ी पूर्वी बाजार के पास पहुंची तो वह आगे नहीं बढ़ सकी। झाओ हाई ने वहां मौजूद लोगों की भीड़ देखकर अपना सिर हिलाया। उसे अचानक पृथ्वी पर मंदिर मेले में शामिल होने का समय याद आ गया। यहाँ लोगों की संख्या देखकर झाओ हाई को लगा कि दोनों मेले एक जैसे ही थे। झाओ हाई ने समूह की ओर मुड़कर कहा, चलिए पैदल चलते हैं, गाड़ी तो और आगे नहीं जा सकती। शू, तुम यही गाड़ी का ध्यान रखना। शू ने सिर हिलाया, फिर झाओ हाई और बाकी लोग गाड़ी से उतरे और धीरे धीरे बाजार की ओर चल पड़े। वहां जमा हुए सभी लोग उत्सुकता भरी निगाहों से झाओ हाई के समूह को देख रहे थे। झाओ हाई ने चारों ओर देखा और समस्या को पहचाना। सड़कों पर वाकई बहुत सारे लोग थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी शाही पोशाक नहीं पहनी थी। अधिकतर लोगों ने आम लोगों के कपड़े पहने थे, यहाँ तक कि नौकरों ने भी सज धज नहीं की थी। झाओ हाई ने मेगन की ओर मुड़कर कहा, मेगन, मुझे कोई रईस क्यों नहीं दिख रहा? देखो तो सही, ये लोग हमें घूर रहे हैं। मेगन मुस्कुराए और बोली, बड़े भाई हाय, आपको पता नहीं है, लेकिन इस महाद्वीप के रईस खुद सामान नहीं खरीदते। उन्होंने कुछ खास लोगों को इस बाजार से सामान खरीदने का काम सौंपा हुआ है। रईस उन्हें सिर्फ बताते हैं कि क्या खरीदना है, उन्हें खुद खरीदने की जरूरत नहीं होती। झाओ हाई ने सिर हिलाया, फिर बेपरवाह होकर पूर्वी बाजार की ओर चल पड़ा। अभी भी सर्दी का मौसम था। हालांकि रोसेन साम्राज्य मैदानी इलाकों से ज्यादा गर्म था, फिर भी यहाँ चारों मौसमों का असर साफ नजर आता था। दुकानों के दरवाजों पर बिकने के लिए सामान के ढेर लगे थे। दुकानों पर लोग आते जाते रहे, पूरा इलाका चहल पहल से भरा था। कुछ ही देर में झाओ हाई का समूह भीड़ का पीछा करना छोड़कर दुकानों के आसपास देखने लगा। ब्लॉकहेड और रॉकहेड उनके साथ साथ चल रहे थे और शुन सबसे आगे था। दूर से देखने पर आम लोग मजबूरी में उनके रास्ते से हट जाते थे। चलते चलते झाओ हाई का ध्यान अचानक एक दुकान की ओर आकर्षित हुआ। पूर्वी बाजार की दुकानें बेहद खूबसूरत थीं, उनमें एक रूपता भी थी और वे सभी 2 मंजिला थीं। झाओ हाई ने जो दुकान देखी वह थोड़ी अलग थी, वह 3 मंजिला थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह दुकान बिल्कुल सुनसान थी, आसपास कोई और इमारत नहीं थी। इसके अलावा इस दुकान पर कोई आ जा नहीं रहा था। झाओ हाई ने यह दृश्य देखा और उत्सुकता से भर उठा। उसने मेगन की ओर मुड़कर कहा, मेगन, उस दुकान का मालिक कौन सा परिवार है? वहां कोई क्यों नहीं गया?
मेगन ने दुकान की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ये रॉबर्ट परिवार की दुकान है। उनका परिवार रोसेन साम्राज्य में सामान्य सामान का सबसे बड़ा विक्रेता है। वे खुदरा व्यापार नहीं करते और यह बात सभी जानते हैं, इसीलिए हम लोग इस दुकान पर कम ही आते हैं। झाओ हाई ने सिर हिलाकर कहा, चलो वहां जाकर देखते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि इस दुकान में क्या क्या मिलता है। मेगन मुस्कुराए और बोली, मैं भी इस दुकान पर आना चाहूंगी। रोसेन साम्राज्य की सभी दुकानों में सबसे ज्यादा सामान यही मिलता है। बात करते करते वे दुकान में दाखिल हो गई। जैसे ही वे दुकान के अंदर पहुंचे, अंदर मौजूद एक नौकर ने उनका अभिवादन किया। उस नौकर ने ऊंची आवाज में सम्मानपूर्वक अभिवादन करते हुए कहा, महोदय महोदया कृपया अंदर आइए। नौकर ने मेगन और अन्य लोगों के कब्जों से समझ लिया कि वे अभी भी अविवाहित हैं, इसलिए उसने उन्हें सुश्री कहकर संबोधित करना उचित समझा। झाओ हाई ने सिर हिलाया और दुकान में प्रवेश कर गया। अंदर पहुंचते ही झाओ हाई की आंखें चमक उठी। अंदर का साज सज्जा वैसी ही थी जैसी झाओ हाई ने अपने पिछले जीवन में शहरों में देखी थी। अलमारियों पर उत्पादों के नमूने, उनके विवरण और मूल्य के साथ रखे थे। झाओ हाई ने उत्पादों को देखा और पाया कि वे बाहर बिकने वाले उत्पादों से सस्ते थे। दरवाजे से अंदर आते ही एक काउंटर दिखाई दिया जिसके पीछे एक बूढ़ा कर्मचारी खड़ा था। कर्मचारी ने झाओ हाई को देखकर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन मेगन को देखते ही उसकी आंखें खुल गईं और वह तुरंत काउंटर छोड़कर आगे बढ़ा। जी हाँ, मैं मेगन हूँ। मुझे देर से आने और आपकी उपेक्षा करने के लिए क्षमा करें। लिटिल 5, जाओ मेगन के समूह को विश्राम क्षेत्र में ले जाओ और उन्हें दुकान की सबसे अच्छी चाय पिलाओ। नौकर तुरंत झाओ हाई के समूह को लेकर दुकान के पिछले हिस्से की ओर चल पड़ा। झाओ हाई के पीछे पीछे एक छोटे से कमरे में जाते समय नौकर ने दूसरे नौकर से कुछ फुसफुसाकर बात की। झाओ हाई ने पहली बार इस तरह का व्यवसाय देखा था। दुकान के ये छोटे कमरे होटल के कमरों जैसे नहीं थे। अंदर कोई मेज नहीं थी, बल्कि कमरे के बीच में एक सजावटी रेत का कुंड था। दीवारों पर फूल लटके हुए थे और सुंदर तेल चित्र भी लगे थे। कमरा बेहद सुरुचिपूर्ण लग रहा था। जब झाओ हाई और बाकी लोग बैठ गए तो नौकर तुरंत आया और उन्हें गर्मा गर्म चाय परोसी। फिर दुकानदार ने झुककर अभिवादन किया और कहा, यह व्यक्ति श्रीमती मेगन को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ है। फिर उसने झाओ हाई की ओर मुड़कर पूछा, क्या मैं जान सकता हूं कि ये सज्जन कौन है? झाओ हाई ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ये झाओ हाई है। मेगन ने मुझे बताया था कि इस दुकान में पूरे बाजार में सबसे ज्यादा सामान मिलता है। आज मुझे कुछ चीजों की जरूरत थी, इसलिए मैं यहाँ देखने आया हूँ। जब सेवक ने झाओ हाई का परिचय सुना तो वह तुरंत समझ गया कि वह कौन है। रोसेन साम्राज्य में झाओ हाई की पहचान कोई रहस्य नहीं थी, सभी महान कुल उसके बारे में जानते थे। कर्मचारी ने तुरंत जवाब दिया, मिस मेगन हमारी बहुत प्रशंसा करती है, लेकिन वास्तव में हमारे पास यहाँ उत्पादों का सबसे संपूर्ण भंडार है। क्या मैं जान सकता हूँ कि श्री झाओ हाई को किन वस्तुओं की आवश्यकता है? झाओ हाई मुस्कुराया और एक सूची निकालते हुए बोला, ये वो चीजें हैं जो मुझे चाहिए। मैंने इनकी मात्रा भी लिख दी है। मैं जानना चाहता हूँ कि इन्हें तैयार करने में आपको कितना समय लगेगा। कर्मचारी ने झाओ हाई की सूची सम्मानपूर्वक ग्रहण की और उस पर सरसरी नजर डाली। फिर झाओ हाई की ओर देखकर कहा, महोदय को जिन चीजों की जरूरत है वे सभी हमारे पास हैं। अगर साहब आज ही चाहते हैं तो हम उन्हें 3 घंटे में तैयार कर सकते हैं। झाओ हाई ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, कृपया इन्हें तैयार कर लीजिए, मैं 3 घंटे में वापस आकर इन्हें ले जाऊंगा। सेवक ने सिर हिलाया और मुड़कर जाने लगा। कर्मचारी को जाते हुए देखकर झाओ हाई ने मेगन की ओर मुड़कर कहा, मेगन, कर्मचारी तुमसे काफी परिचित लग रहे हैं, क्या तुम उन्हें जानती हो? मेगन मुस्कुराए और बोली, हाँ, रॉबर्ट परिवार और केल्सी परिवार के बीच कई पीढ़ियों से दोस्ती रही है। मैं पहले उनके यहाँ जाया करती थी, इसलिए उनके लोग मुझे जानते होंगे। मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं जानती, ठीक वैसे ही जैसे मैं उस नौकर को नहीं पहचानती। झाओ हाई ने सिर हिलाया, फिर चाय पीते हुए कहा, चूंकि उन्हें खाना तैयार करने में 3 घंटे लगेंगे, इसलिए हम पूरे समय यहीं बैठे नहीं रह सकते। क्यों न हम पश्चिम बाजार जाकर देखें? मेगन ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ, वेस्ट मार्केट में बहुत सारी स्वादिष्ट चीजें मिलती हैं। वह राजधानी का सबसे बढ़िया खान पान वाला इलाका है। वहाँ कुछ ऐसे व्यंजन हैं जो सिर्फ कार्सन सिटी में ही मिलते हैं, कहीं और नहीं। हमें भी एक बार कोशिश करनी चाहिए। झाओ हाई ने सिर हिलाया, फिर दुकानदार को अलविदा कहकर समूह दुकान से बाहर निकल गया। इसके बाद वे पूर्वी बाजार से निकलकर पश्चिमी बाजार की ओर चल पड़े। पश्चिमी बाजार पूर्वी बाजार से ज्यादा दूर नहीं था, यह मुख्य सड़क से थोड़ी दूरी पर ही था। इसी मुख्य सड़क के कारण शहर पूर्वी शहर और पश्चिमी शहर में बटा हुआ था। इसी से इन दोनों बाजारों को पूर्वी बाजार और पश्चिमी बाजार के नाम मिले। चूंकि पूर्वी बाजार में सामान बेचने को प्राथमिकता दी जाती थी, इसलिए उस क्षेत्र में बहुत कम रेस्तरां थे। यहाँ भोजन करने के इच्छुक लोगों के पास ज्यादा विकल्प नहीं थे। दूसरी ओर वेस्ट मार्केट में खाद्य क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी। ये स्थान स्नैक स्ट्रीट, फूड स्ट्रीट और किचनवेयर स्ट्रीट में विभाजित था। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि फूड स्ट्रीट में लगभग पूरे महाद्वीप की सभी सामग्रियां उपलब्ध थीं। उनके पास कुछ समुद्री भोजन भी था, लेकिन झाओ हाई द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले समुद्री भोजन की तुलना में उनकी गुणवत्ता स्वाभाविक रूप से बहुत कम थी। रसोई से संबंधित उत्पादों के अलावा रसोई के सामान बेचने वाली इस गली में कुछ अन्य सामान भी बिकते थे। हालांकि यहाँ मिलने वाली वस्तुओं की विविधता पूर्वी बाजार में मिलने वाली वस्तुओं जितनी नहीं थी। इसके अलावा ये भी स्पष्ट था कि यहाँ बिकने वाली वस्तुएं काफी महंगी थीं। दरअसल यहाँ बिकने वाली कई वस्तुएं पूर्वी बाजार से ही खरीदी जाती थीं और यहाँ ऊंची कीमत पर बेची जाती थीं। झाओ हाई के समूह को रसोई के सामान में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वे पहले खाने पीने की चीजों की दुकान पर गए और कुछ ऐसी सामग्रियां खरीदी जो झाओ हाई के स्पेस में मौजूद नहीं थी। बेशक झाओ हाई ने कुछ जीवित प्राणी भी खरीदे, उदाहरण के लिए कुछ जादुई जानवर जो उसके पास अभी तक नहीं थे। लेकिन उन चीजों के स्थानांतरित होने के बाद झाओ हाई निराश हो गया क्योंकि वे स्पेस की अपग्रेड आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाए।
खाने पीने की गलियां छोटी नहीं थी, शुरू से अंत तक उन्हें पूरा घूमने में 1 घंटा लग जाता था। झाओ हाय और बाकी लोगों ने कम से कम 100 जानवर खरीदे, लेकिन उनमें से किसी से भी स्पेस अपग्रेड नहीं हो पाया, जिससे झाओ हाय और भी निराश हो गया। खाने पीने की गलियों का चक्कर पूरा करने के बाद वे तुरंत नाश्ते की गली की ओर चल पड़े, जहां उनका मूल उद्देश्य था। कार्सन शहर के सभी व्यंजन बहुत प्रसिद्ध थे और वे सभी इसी नाश्ते की गली में मिलते थे। इतने सारे व्यंजन मौजूद होने के कारण स्वाभाविक रूप से झाओ हाय और अन्य लोगों ने उनमें से कुछ का स्वाद चखने का फैसला किया। कुछ लोग सड़कों पर टहल रहे थे और अपने साथ कुछ खाने पीने का सामान ले जा रहे थे, लेकिन इस इलाके में यह नज़ारा काफी आम था, इसलिए वह समूह इतना अजीब नहीं लगा। झाओ हाय ने न केवल खाना खाया, बल्कि बाद में इस्तेमाल करने के लिए काफी कुछ खरीद भी लिया। ये चीजें सिर्फ यहीं मिलती हैं, कहीं और नहीं। इसके बाद वे 1 घंटे और टहले और फिर अपनी गाड़ी में बैठकर पूर्वी बाजार लौट गए। झाओ हाय की गाड़ी रॉबर्ट परिवार की दुकान के सामने रुकी। उसी क्षण एक युवक दुकान से बाहर निकला, मानो उसने दूसरों को देखा ही ना हो। वह सीधे मेगन की ओर बढ़ा और बोला, मेगन, तुम आ गई। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम कब वापस आए? मेगन ने उस युवक की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बड़े भाई टेरी, मैं कल ही वापस आए हूँ। आज मैं बड़े भाई हाई के साथ कुछ सामान खरीदने गई थी। ये कहते हुए वह थोड़ा सा झाओ हाय की ओर झुक गई। झाओ हाय मेगन को घूरता रहा। मेगन के चेहरे पर भले ही मुस्कान थी, लेकिन वह मुस्कान कुछ फीकी सी लग रही थी। गौर से देखने पर उसकी आंखों में घृणा का भाव भी झलक रहा था। ये स्पष्ट था कि वह उस युवक को देखकर खुश नहीं थी। झाओ हाय को समझ आ गया कि क्या हुआ है, फिर उसने अपना सिर उस युवक की ओर घुमाया और मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते, मैं झाओ हाय हूँ। वह युवक अब भी मुस्कुराते हुए झाओ हाय की ओर देख रहा था। हालांकि वह बेहद आकर्षक लग रहा था, उसकी आंखों में एक हल्की सी घातक मंशा झलक रही थी, जिसे झाओ हाय बड़ी उत्सुकता से देख रहा था। झाओ हाय ने कई लड़ाइयां लड़ी थी, इसलिए वह अपने प्रति किसी भी प्रकार की शत्रुता के प्रति अत्यंत संवेदनशील था। वह टेरी से न केवल विरोध, बल्कि एक घातक आभा को भी तुरंत महसूस कर सकता था। झाओ हाय का मूड एकदम खराब हो गया। वह दूसरे पक्ष के मन की बात समझ गया था, लेकिन उसने अपनी नाराजगी जाहिर नहीं की। टेरी को भी झाओ हाय के मूड में कोई बदलाव महसूस नहीं हुआ। वह मुस्कुराता रहा और झाओ हाय से बोला, नमस्कार श्रीमान झाओ हाय। आपका नाम सुनकर ही कानों में गड़गड़ाहट सी होने लगती है। आप बहुत युवा हैं और अभी से ही बहुत होनहार हैं। मैंने भी अपने चाचाओं से आपके बारे में सुना है। झाओ हाय ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, महाशय, आप लोग मेरी बहुत प्रशंसा करते हैं, लेकिन मैं तो अभी बहुत छोटा सा किरदार हूँ। रॉबर्ट परिवार की अपार संपत्ति के सामने मेरी क्या तुलना हो सकती है? मुझे शर्म आनी चाहिए। टेरी मुस्कुराया और बोला, महोदया बहुत ही विनम्र है। ठीक है, बाहर बात न करें, कमरों में चलते हैं और वही बात आगे बढ़ाते हैं। फिर उसने लौरा और मेग को गौर से देखा, बस एक नजर डाली और कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे के भाव देखकर झाओ हाय के लिए यह समझना नामुमकिन नहीं था कि क्या चल रहा है। ऐसा लगता है कि टेरी मेगन को पसंद करता है और मेगन को झाओ हाय के साथ खुश देखकर उसके चेहरे पर जानलेवा गुस्सा झलक रहा था। समूह के एक निजी कमरे में प्रवेश करने के बाद नौकर ने हमेशा की तरह उन्हें चाय परोसी। टेरी ने अपने कप को छुआ तक नहीं, उसने झाओ हाय की ओर देखा और कहा, क्या साहब छुट्टियां कार्सन सिटी में बिता रहे हैं? मैंने सुना है कि कैल्सी परिवार की दावतें हर साल बहुत धूमधाम से होती हैं। शुरू में उनकी बातें अजीब नहीं लगी, लेकिन मामला इतना आसान नहीं था। झाओ हाय स्वयं एक कुल का मुखिया था। इस बार वह मेगन के साथ रहने, चार्ली से मिलने और रोसेन साम्राज्य के कुलीन वर्ग से संबंध बनाने के लिए भगवान की कृपा दिवस के अवसर पर कैल्सी परिवार गया था। हालांकि टेरी के शब्दों के लहजे से ऐसा लग रहा था कि झाओ हाय खास तौर पर कैल्सी परिवार के खाने पीने का लुत्फ उठाने के लिए उनके घर गया था। ये जानना जरूरी है कि कैल्सी परिवार के ज्यादा रिश्तेदार नहीं हैं, लेकिन उनके कुछ दूर के रिश्तेदार हैं जो शुभ दिन पर आते हैं और छोटे मोटे उपहार देते हैं, जिसके बदले में परिवार उन्हें खाने पीने की चीजें देता है। टेरी ने झाओ हाय को भी इन्हीं लोगों में शामिल कर लिया था। लौरा और मेग के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। मेगन का चेहरा भी कुछ कम नहीं था। झाओ हाय ने मानो कुछ सुना ही ना हो, मुस्कुराते हुए कहा, कैल्सी परिवार में बहुत सारे लोग थे, इसलिए स्वाभाविक था कि उनकी दावतें बहुत ही जीवंत होती। लेकिन इस बार मैं मुख्य रूप से दादा रैंडोल्फ से अगले साल मेगन से मेरी शादी के बारे में बात करने आया हूँ। झाओ हाय की बातों के बाद टेरी के चेहरे के भाव बदलने की बारी थी, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला और मुस्कुराते हुए झाओ हाय से कहा, बहुत बढ़िया। जब वो समय आएगा तो मैं निश्चित रूप से आपको जश्न मनाने के लिए टोस्ट दूंगा। झाओ हाय मुस्कुराया और बोला, ये बहुत अच्छा होगा। चूंकि मेगन आपको बाहरी नहीं मानती, इसलिए टेरी जी को जल्दी आना चाहिए। टेरी के चेहरे पर हल्की सी झंझनाहट तो हुई, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान बरकरार रही। फिर वह हंसा और बोला, ठीक है, मैं एक बड़ा उपहार तैयार करूंगा। झाओ हाय मुस्कुराया, तो हम साहब के बड़े तोहफे का इंतजार करेंगे। जी हाँ श्रीमान टेरी, लगता है काफी देर हो चुकी है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि हमने जो सामान मंगवाया था वह तैयार हो चुका है? टेरी ने तुरंत जवाब दिया और मुस्कुराते हुए कहा, तैयारी पूरी हो चुकी है। साहब आकर देख सकते हैं। फिर वह खड़ा हुआ और हाथ के इशारे से झाओ हाय को पास आने का न्योता दिया। अध्याय 456 पारिवारिक भोज पहला भाग। झाओ हाय आंखें बंद करके गाड़ी में बैठा था। उसके चेहरे पर न खुशी थी न उदासी, बस एक शांत भाव था। हालांकि उसका मन बेचैन था। मेगन कुछ बेचैनी के साथ झाओ हाय को देख रही थी। रॉबर्ट परिवार की दुकान से बाहर निकलने के बाद से झाओ हाय का यही हाल था। झाओ हाय को आंखें बंद करते देख मेगन और भी घबरा गई। मेगन को झाओ हाय द्वारा टेरी के साथ उसके रिश्ते को गलत समझने के अलावा और किसी बात का डर नहीं था। दरअसल वह और टेरी बचपन के दोस्त थे, लेकिन जब वह स्काई वाटर सिटी में स्थानांतरित हुई तो उनकी मुलाकातें बहुत कम हो गईं। कुछ वर्षों बाद उससे मिलने पर उसने देखा कि टेरी में कुछ बदलाव आ गया है। स्मिथ भी उससे मिलने के खिलाफ था।
चूंकि मेगन के मन में टेरी के लिए कोई खास भावना नहीं थी, इसलिए वह भी धीरे धीरे उससे दूर हो गई। बाद में रिश्तेदारों और प्रभावशाली लोगों को छोड़कर मेगन के संपर्क में आने वाले सभी पुरुषों का दुर्भाग्य हुआ। इसके अलावा उसने ये भी सुना कि इसका कारण टेरी ही प्रतीत होता है। मेगन को झाओ हाई की सुरक्षा की चिंता नहीं थी, लेकिन टेरी को आज इतना शांत देखकर वह बहुत घबरा गई। उसे डर था कि झाओ हाई को गलतफहमी न हो जाए, इसलिए वह चुपचाप बैठी रही और समय बीतने के साथ साथ उसकी घबराहट बढ़ती गई। लॉरा ने स्वाभाविक रूप से मेगन के चेहरे के भावों को भांप लिया। वह एक समझदार महिला थी, इसलिए वह तुरंत समझ गई कि मेगन क्या सोच रही है। हालांकि उसने सोचा कि मेगन की चिंताएं व्यर्थ हैं। उसे विश्वास था कि झाओ हाई के विचार इन बातों पर नहीं थे। मेगन को परेशान न करने के लिए लॉरा ने झाओ हाई से पूछा, भाई हाई, आप क्या सोच रहे हैं? झाओ हाई ने आंखें खोली और समूह को देखते हुए कहा, ये टेरी इतना सीधा साधा नहीं है। मैं देख सकता हूं कि मेगन से मिलते समय यह आदमी बहुत उत्साहित दिखता है, लेकिन जब उसकी नजर मुझ पर पड़ती है तो वह थोड़ा सा जानलेवा इरादा जाहिर कर देता है और उसे बड़ी चतुराई से छुपा लेता है। और हमारे साथ व्यापार करते समय उसने कोई हरकत नहीं की, इससे मुझे लगा कि उसके साथ लेन देन करना ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि वह मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए छलकपट का सहारा लेगा। झाओ हाई का नाम सुनते ही मेगन को राहत मिली। ऐसा लगता है कि झाओ हाई को टेरी के साथ उसके रिश्ते पर शक नहीं था। मेगन ने एक लंबी आह भरी और कहा, बड़े भाई है, कोई बात नहीं, टेरी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि टेरी रॉबर्ट परिवार का उत्तराधिकारी बनने की कतार में सबसे आगे है, लेकिन वह इतना भी शक्तिशाली नहीं है कि एक हाथ से आसमान ढक ले। उनके परिवार के ऊंचे पदों पर बैठे लोग भी उस पर कड़ी नजर रख रहे हैं। रॉबर्ट परिवार मेरे परिवार जैसा नहीं है, उनके सभी वारिस पोते पोतियों से आते हैं, जिससे उनका रुतबा काफी ऊंचा है। भले ही टेरी परिवार के वर्तमान मुखिया का पोता हो, लेकिन बहुत से पोते ऐसे रहे हैं जिन्हें उसके समान ही उत्तराधिकार का अधिकार प्राप्त है। अगर उसने कुछ गलत किया तो परिवार बिना किसी झिझक के उसका उत्तराधिकारी का दर्जा छीन लेगा और उसे किसी और को दे देगा। लेकिन उनके परिवार में हमारे परिवार की तरह परीक्षा की प्रक्रिया नहीं होती, परिवार का वारिस तुरंत ही बहुत शक्तिशाली बन जाता है। झाओ हाई ने सिर हिलाकर कहा, स्वाभाविक रूप से मैं उससे डरता नहीं हूं, लेकिन मैं अपनी ताकत जाहिर नहीं करना चाहता। इसी वजह से टेरी की हरकतें हमारे लिए थोड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती हैं। यह मत भूलो, भले ही मेरी तुमसे सगाई हो चुकी है, लेकिन रोसेन साम्राज्य की नजर में मैं एक बाहरी व्यक्ति हूं। अगर मैं टेरी से निपटने के लिए अपनी ताकत जाहिर कर देता हूं, तो वे रईस भी मेरे खिलाफ एकजुट हो सकते हैं। उस समय मुझे डर है कि कालसी परिवार भी मेरी मदद नहीं कर पाएगा। मेगन ने विरोध नहीं किया, बल्कि सहमति जताई। अब जब उसे दुनिया के इस पहलू की ज्यादा जानकारी हो गई थी, तो वह स्वाभाविक रूप से कुलीनों की शक्ति को समझ गई थी। अगर वे कुलीन झाओ हाई से निपटने के लिए गठबंधन कर लेते, तो झाओ हाई की मुसीबतें कम नहीं होती। कैल्सी परिवार की तो बात ही छोड़िए, रोसेन शाही खानदान भी कुछ नहीं कर पाता। लॉरा ने भी सिर हिलाया और फिर कहा, हाँ भाई हाई की चिंता जायज है, लेकिन मुझे डर है कि टेरी को भी इसके बारे में पता है, इसलिए अगर वह हरकत में आने का फैसला करता है तो यह निश्चित रूप से परेशानी का सबब होगा। झाओ हाई ने सिर हिलाते हुए कहा, यह व्यक्ति बहुत ही शातिर और चालाक है। हमें सावधान रहना चाहिए और भविष्य में उसकी हरकतों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। मेगन ने सिर हिलाते हुए कहा, बड़े भाई, मैं दादाजी को इस बारे में बताऊंगी और उन्हें भी इस बात का ध्यान दिलाऊंगी। अगर टेरी ने आप पर हाथ उठाने की हिम्मत की तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे। झाओ हाई ने मेगन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ? मुझे लगा था कि उस लड़के के साथ आपके अच्छे संबंध हैं। क्या उसने आपको नाराज किया? मेगन ने सिर हिलाते हुए कहा, उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन मैंने उसके बारे में बहुत कुछ सुना है, और ये बातें मैंने भाई हाई से ही नहीं सुनी। पिताजी ने मुझे बताया कि हमारे परिवार आपस में घनिष्ठ मित्र हैं, इसलिए हम दोनों साथ पले बड़े हैं। पहले हमारा रिश्ता अच्छा था, लेकिन स्काई वाटर सिटी जाने के बाद हमारा संपर्क कम हो गया। फिर भी जब भी मैं राजधानी जाती हूँ, हम मिलते हैं। उसके बाद पिताजी ने मुझे बताया कि वह बहुत ही शातिर है और उससे संपर्क न करने को कहा। इसी वजह से मैं धीरे धीरे उससे दूर होती चली गई। झाओ हाई ने सिर हिलाते हुए कहा, अंकल स्मिथ को कुछ तो पता होगा। हमें टेरी से बहुत सावधान रहना होगा, यह आदमी बहुत कुछ छुपाता है। उनकी बातचीत के दौरान ही बैलगाड़ी डार्क माउंटेन की तलहटी में पहुंच गई। मेगन ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, भाई हाई, मुझे लगता है शहर में बहुत सारे भोज होंगे। टेरी उनमें जरूर भाग लेगा, आपको किसी भी भोज में जाते समय सावधान रहना चाहिए। झाओ हाई ने सिर हिलाते हुए कहा, चिंता मत करो, अगर हालात बदतर हो गए तो मैं उसके रॉबर्ट परिवार का सफाया कर दूंगा। हम्फ। मेगन को नहीं लगता था कि झाओ हाई झूठ बोल रहा है। अगर टेरी सचमुच झाओ हाई को हद से ज्यादा उकसाता है तो रॉबर्ट परिवार का हाल बहुत बुरा होगा। सिर्फ रॉबर्ट परिवार ही नहीं, झाओ हाई पूरे रोसेन साम्राज्य को तहस नहस कर सकता है। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी डार्क सोल्जर फोर्ट के सामने आकर रुक गई। गाड़ी बदलने के बाद समूह किले में दाखिल हुआ और रसलिंग ट्री कोर्टयार्ड की ओर चल पड़ा। जब वे आंगन में पहुंचे तो एक नौकर ने तुरंत उनका स्वागत करते हुए कहा, युवक स्वामी, युवती, कुलपति ने एक संदेश दिया है। आज रात हमारे कालसी परिवार का पारिवारिक भोज होगा, सभी को इसमें भाग लेना होगा। मेगन ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, आप वापस जा सकते हैं। नौकर ने सिर हिलाया और फिर मुड़कर चला गया। झाओ हाई ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मैं ये कहने जा रहा हूँ, ये दावत घर पर खाने से बेहतर नहीं होगी। मेगन मुस्कुराई, यह पारिवारिक भोज आम भोजों से कुछ खास अलग नहीं है। ये दावत हर साल परिवार द्वारा आयोजित की जाती है, यहाँ तक कि नौकर भी इसमें शामिल होते हैं। जब यह अवसर आता है तो लोग मुख्य चौक पर इकट्ठा होते हैं और अपनी सामाजिक स्थिति को लेकर सभी तनावों को भूल जाते हैं। सभी लोग एक साथ बैठकर पीते हैं। ये कालसी परिवार की सबसे लोकप्रिय पार्टी है। मेगन की बात सुनकर झाओ हाई की आंखें चमक उठी और उसने कहा, अच्छा है, मुझे अच्छी तैयारी करनी चाहिए। हाँ, हमने आज बहुत सारे स्नैक्स खरीदे हैं।
हमें उन्हें भोज में देना चाहिए, चलो दादाजी गान को बता देते हैं। मेगन ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, चलो दादाजी गान से मिलने चलते हैं। साथ ही हमें दादाजी ग्रीन को वो सामान भी दे देना चाहिए जो हमने पहले खरीदा था। आयरन माउंटेन फोर्ट में भी उत्सव होंगे, अगर दादाजी ग्रीन को वो सामान पहले मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। झाओ हाई ने सिर हिलाया, चारों ओर देखा और कहा, ठीक है बेवकूफ रॉकहेड, तुम दोनों भी आयरन माउंटेन फोर्ट वापस जाओ और दादा ग्रीन और बाकी लोगों की मदद करो। दोनों ने सिर हिलाया, फिर झाओ हाई अपने समूह का नेतृत्व करते हुए अंतरिक्ष में गायब हो गए और आयरन माउंटेन फोर्ट की ओर चल दिए। आयरन माउंटेन फोर्ट में भी ईश्वर की कृपा का दिवस मनाया जा रहा था। हालांकि यहाँ की स्थिति अभी भी बहुत साधारण थी, फिर भी झाओ हाई को इस जगह से एक अलग ही गर्माहट महसूस हो रही थी। किले में मौजूद लोग अपना काम रोककर साफ सफाई करने और अपने व परिवार के लिए नए कपड़े खरीदने में जुट गए। खाना खाते समय सबके चेहरे पर मुस्कान थी। यह कोई रहस्य नहीं था, क्योंकि वे गुलाम थे, इसलिए वे ईश्वर की कृपा के दिन का अनुभव नहीं कर सकते थे। हालांकि उन्हें पता था कि वह दिन कब है, उनके स्वामी ने उनसे कहा था कि ईश्वर की कृपा दिनहीन गुलामों तक नहीं पहुंचती। इसी कारण उनके लिए ईश्वर की कृपा का दिन एक सामान्य दिन जैसा ही था। झाओ हाई ने लोगों को देखा और बहुत खुश हुआ। उसने ग्रीन को ढूंढा और अपनी खरीदी हुई चीजें उसे सौंप दी। उसने ग्रीन के लिए ढेर सारा समुद्री भोजन भी छोड़ा, जिसमें एक ब्लेड स्केल वेल भी शामिल थी। ये बहुत बड़ी थी। झाओ हाई चाहता था कि ग्रीन और बाकी लोग इस मछली को खाएं और एक शानदार शाम बिताएं। सामान वहीं छोड़कर झाओ हाई और बाकी लोग रसलन ट्री आंगन लौट आए। चाहे कुछ भी हो जाए, वे फिलहाल केल्सी परिवार के साथ रह रहे थे। इस जगह को ज्यादा देर तक छोड़ना उनके लिए ठीक नहीं होगा। आंगन के बैठक कक्ष में लौटकर बैठने के बाद मेगन ने झाओ हाई की ओर मुड़कर कहा, भाई हाई, क्या आप ईश्वर की कृपा के दिन आयरन माउंटेन फोर्ट लौटने की योजना बना रहे हैं? झाओ हाई ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मुझे लगता है मुझे वापस जाना चाहिए, लेकिन मुझे डर है कि वहां बहुत कुछ हो रहा होगा। वैसे आप लोग आमतौर पर भगवान की कृपा के दिन क्या करते हैं? मेगन ने जवाब दिया, दरअसल ईश्वर की कृपा का दिन सबसे उबाऊ दिन होता है। दादाजी और पिताजी शाही महल में भोज में शामिल होने जाते हैं और वे बहुत देर से लौटते हैं। उसी समय हम स्वादिष्ट भोजन करते हैं और फिर अगरबत्ती जलाने के बाद हम अपनी मर्जी से कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। झाओ हाई की आंखें चमक उठी, मुझे नहीं लगा था कि यह इतना सस्ता होगा। फिर खाना खाने और अगरबत्ती जलाने के बाद हम सीधे आयरन माउंटेन फोर्ट लौट सकते हैं। आपका क्या ख्याल है? लॉरा ने सिर हिलाया और कहा, यह भी अच्छा है, लेकिन लगता है कि मेगन को उस दौरान बहुत कुछ संभालना होगा। क्या आप थोड़ा समय निकाल सकती हैं? मेगन ने सिर हिलाया और कहा, निश्चिंत रहें, मैं भी आयरन माउंटेन फोर्ट जाना चाहती हूँ और अपने बड़े भाई हाई के साथ ईश्वर की कृपा का दिन मनाना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि वे इसे कैसे मनाते हैं। झाओ हाई मुस्कुराया और बोला, मैं भी देखना चाहता हूँ कि वे इसे कैसे मनाएंगे। दादा ग्रीन के समूह को छोड़कर उन सभी लोगों के लिए यह ईश्वर की कृपा दिवस का पहला अनुभव होगा। मैं इसके लिए उत्सुक हूँ। लॉरा और बाकी लोग खिलखिला उठे। ग्रीन के समूह के अलावा किले में केवल मानव और पशु मानव गुलाम ही थे। पशु मानव अपना 10,000 पशु उत्सव मनाते हैं, जबकि मानव गुलाम भगवान की कृपा का दिन एक सामान्य दिन की तरह ही मनाते हैं। दोनों ही इस उत्सव को पहले कभी नहीं मना पाए थे। अध्याय 457 पारिवारिक भोज अंतिम भाग। समझौता होने के बाद झाओ हाय और अन्य लोग रसलखट वृक्ष के आंगन से बाहर आ गए। वे गांसू को ढूंढना चाहते थे ताकि उन्हें स्वादिष्ट नाश्ता सौंप सके और आज शाम के भोज में उसे परोस सके। गांसू रसोई में व्यस्त था। आज वह सचमुच बहुत व्यस्त था, क्योंकि उसे आज रात के भोज की तैयारियों का जिम्मा संभालना था। डार्क सोल्जर फोर्ट के सभी लोग, यहाँ तक कि नौकर भी खाने पीने में शामिल होंगे, इसलिए बहुत सारा खाना पहले से तैयार करना जरूरी था। झाओ हाई ने गांसू की ओर देखा जो कुछ पीने ही वाला था और फिर कहा, दादाजी गान, आप काफी व्यस्त लग रहे हैं। जब गांसू ने झाओ हाई की आवाज सुनी तो उसने झाओ हाई की ओर सिर घुमाकर मुस्कुराते हुए कहा, लड़के, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम मुझे शराब पीने के लिए बुलाना चाहते हो? आज का दिन ठीक नहीं है, मुझे बहुत काम है, चलो किसी और दिन मिलते हैं। झाओ हाई मुस्कुराया और बोला, दादाजी गान, क्या आप सच में मुझे शराबी समझते हैं जो हर दिन शराब पीना चाहता है? मैं तो आपकी मदद करने आया हूँ, आपको ज्यादा खाना बनाने की जरूरत नहीं है। जब हम थोड़ी देर पहले बाहर गए थे तो मेगन हमें स्नैक स्ट्रीट पर कुछ खाने के लिए ले गई थी। मैंने कार्सन सिटी के कई खास स्नैक्स खरीदे हैं, हम उन्हें आज शाम की दावत में शामिल कर सकते हैं। फिर उसने हाथ हिलाया और स्नैक्स का ढेर प्रकट हो गया। स्नैक्स देखकर गांसू की आंखें चमक उठी। ये तो सबको पता ही होगा कि कार्सन सिटी के स्नैक्स आम लोगों का खाना नहीं होते। ये स्नैक्स पूरे महाद्वीप में मशहूर हैं, यहाँ तक कि गांसू को भी ये पसंद आए। शराब के साथ इनका स्वाद लाजवाब था। ये सोचते हुए गांसू ने तुरंत झाओ हाई से कहा, अच्छा, लेकिन अभी इन्हें बाहर ले जाने की जरूरत नहीं है। ये नाश्ता पूरा भोजन नहीं है, आप इन्हें ले जा सकते हैं और शाम को खुद परोस सकते हैं। झाओ हाई ने गांसू की सलाह सुनी और उससे असहमत नहीं हुआ। उसने सिर हिलाकर नाश्ता लिया और फिर मेगन और बाकी लोगों के साथ वापस जाने लगा। शाम होते होते समय तेजी से बीत गया। स्मिथ ने किसी को झाओ हाई को बुलाने के लिए कहा और फिर समूह मुख्य चौक की ओर चल पड़ा। आमतौर पर जब बड़ी संख्या में लोग एक साथ रहते हैं तो उनकी संख्या का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। डार्क सोल्जर फोर्ट के अंदर मौजूद सभी लोगों की संख्या कई हजार थी, यह कोई छोटी संख्या नहीं थी। स्मिथ के दल के पहुंचते ही वहां मौजूद नौकर और पहरेदार तुरंत उनका अभिवादन करने के लिए आगे आए। कुछ ने सलामी दी तो कुछ ने झुककर अभिवादन किया। स्मिथ भी इन लोगों के प्रति बहुत विनम्र थे। उन्होंने सभी को शुभकामनाएं दी और उनसे थोड़ी देर बातचीत भी की। ये देखकर झाओ हाई आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि स्मिथ का इन लोगों के नाम याद रखना वाकई प्रशंसनीय था। झाओ हाई को तब समझ आया कि किसी का नाम याद रखना जैसी छोटी सी बात भी लोगों के मन में आपके प्रति सकारात्मक भावना पैदा कर सकती है,
खासकर स्मिथ जैसे पद पर आसीन व्यक्ति के लिए मालिक द्वारा किसी नौकर का नाम याद रखना निश्चित रूप से नौकरों के बीच उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाएगा और उन्हें स्मिथ के दिलों में एक विशेष स्थान दिलाएगा। झाओ हाई, क्रिस्टन और दिया स्मिथ के पीछे पीछे चली। हालांकि मेगन और अन्य महिलाएं मैडम के पीछे पीछे दूसरी तरफ की महिलाओं का अभिवादन करने चली गईं। किले के अंदर बहुत से लोग थे जिन्होंने झाओ हाई को नहीं देखा था। अब जब उन्होंने उसे देखा तो वे कुछ हद तक निराश हुए। झाओ हाई बहुत साधारण दिख रहा था। उनकी राय में झाओ हाई मेगन से शादी करने के लायक नहीं था। मेगन को सिर्फ स्मिथ और केल्सी परिवार के अन्य सदस्य ही पसंद नहीं करते थे। किले में काम करने वाला नौकर भी उसके अच्छे स्वभाव के कारण उससे बहुत प्रभावित था। वह कभी भी नौकरों के साथ बुरा बर्ताव नहीं करती थी और दूसरों के प्रति बहुत दयालु थी। किले के नौकर मेगन को बहुत पसंद करते थे। झाओ हाई को इस बात की परवाह नहीं थी कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। जब स्मिथ ने उसे नौकरों से मिलवाया तो उसने मुस्कुराते हुए और अभिवादन करते हुए उनका स्वागत किया। झाओ हाई को अभिवादन करते देख नौकरों ने भी तुरंत वैसा ही अभिवादन किया, जिससे झाओ हाई के प्रति उनकी राय भी कुछ बेहतर हो गई। ये लोग सीधे साधे हैं, अगर आप इनका सम्मान करेंगे तो ये भी आपका सम्मान करेंगे। स्वाभाविक रूप से इनका सम्मान पाने के लिए आपको इनका सम्मान करना आना चाहिए। इसके अलावा झाओ हाई इनके लिए एक तरह से आधे मालिक के समान थे। भले ही उनके बीच ज्यादा बातचीत न हुई हो, फिर भी नौकर उनके हाव भाव से प्रभावित हुए। कुछ ही देर में किले के अन्य हिस्सों से भी लोग आ गए। चौक में लोगों की संख्या बढ़ती चली गई। इस समय तक चौक में कई जगह अलाव जलाए जा चुके थे, जिससे वहां पर्याप्त रोशनी हो गई थी। सामान्यतः ठंडा रहने वाला चौक अब अलाव की गर्मी से गर्म हो गया था। अलाव के ठीक बगल में बड़ी बड़ी मेजें रखी हुई थीं। प्रत्येक मेज पर कई लोग बैठ सकते थे। गासू भी मेहमानों के लिए बैठने की व्यवस्था करने में मदद कर रहा था। लगभग सभी को अपनी अपनी सीटों तक ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी। आखिरकार पारिवारिक भोज एक ऐसा अवसर था जो हर साल होता था। यह परिवार के लिए सबसे महत्वपूर्ण आयोजनों में से एक था। हर कोई पहले से ही जानता था कि उसे कहाँ बैठना है। सभी के बैठने के बाद गासू ने तुरंत नौकरों को व्यंजन परोसने का आदेश दिया। खाना परोसने के बाद नौकरों ने तुरंत अपनी मेज ढूंढी और बैठ गए। फिर रैंडोल्फ के बोलने का समय आया। ये भी कार्यक्रम का एक हिस्सा था। सभी व्यंजन परोसे जाने के बाद रैंडोल्फ खड़ा हुआ और चौक में मौजूद लोगों पर नजर डाली। फिर उसने जोर से कहा, इस साल हमारे केल्सी परिवार को भरपूर फसल मिली है। हमें आय के नए स्थिर स्रोत मिले हैं। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने रेडियंट चर्च के लोगों को अपने हाथों से नुकसान पहुंचाया है। हमारे केल्सी परिवार ने आखिरकार कुछ बुरी हवा निकाल दी है। भाषण के इस भाग के बाद चौक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। ये सेवक केल्सी परिवार के पूर्व सेवकों के वंशज थे। उनका मान सम्मान और अपमान परिवार से गहराई से जुड़ा हुआ था। अतीत में जब परिवार को रेडियंट चर्च द्वारा अत्यधिक दमन का सामना करना पड़ा था, तब उनके लिए शांत रहना मुश्किल था। जब अंततः परिवार ने युद्ध का रुख पलट दिया और रोसेन साम्राज्य में चर्च के प्रभाव को समाप्त कर दिया, तो इन सेवकों का उत्साह से भर जाना स्वाभाविक था। तालियां थमने के बाद रैंडोल्फ ने कहा, इस साल हमारे केल्सी परिवार की नन्ही राजकुमारी मेगन की सगाई बुडाकुल के मुखिया झाओ हाई से हो गई है। हमारी नन्ही राजकुमारी अब बड़ी हो गई है। आखिरकार उसके विवाह का समय आ गया है। उसके ऐसा कहते ही चौक में चहल पहल मच गई। कई लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे। कालसी परिवार के नियमों के अनुसार नौकरों को इस बार उनका पालन करने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए ये लोग काफी शोर मचाने की हिम्मत कर रहे थे। मेगन ने सोचा भी नहीं था कि रैंडोल्फ पारिवारिक भोज में उसकी सगाई के बारे में बात करेगा। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया, लेकिन फिर भी वह खड़ी हो गई। मेगन को खड़ा देखकर झाओ हाई भी खड़ा हो गया। चौक में मौजूद लोगों को प्रणाम करने के बाद दोनों बैठ गए। झाओ हाई के प्रदर्शन से रैंडोल्फ संतुष्ट हो गए। उन्होंने सिर हिलाया और आगे कहा, संक्षेप में हमारे केल्सी परिवार के लिए यह एक बहुत अच्छा वर्ष रहा है। ठीक है, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। चलिए खाना खाते हैं। फिर वे बैठ गए। लोगों को खाना शुरू करते देख झाओ हाई तुरंत उठ खड़ा हुआ और रैंडोल्फ की मेज की ओर शराब का गिलास लेकर गया। रैंडोल्फ के साथ उस मेज पर केल्सी परिवार के सबसे ऊंचे ओहदे वाले लोग बैठे थे। स्मिथ भी उसी मेज पर था। झाओ हाई जिस मेज पर बैठा था उस पर स्मिथ के पक्ष के लोग बैठे थे। रैंडोल्फ की मेज पर शराब का गिलास लेकर जाते हुए झाओ हाई ने झुककर प्रणाम किया और फिर कहा, दादाजी रैंडोल्फ, बढ़ो, यह मेरा पहला पारिवारिक भोज है, इसलिए मैं बिना तैयारी के आई हूँ। थोड़ी देर पहले बाहर जाते समय मैंने मेगन के साथ स्नैक स्ट्रीट से कुछ स्नैक्स खरीदे थे। मैं पहले उन्हें दादाजी गान को देना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि मैं उन्हें खुद सबको दे दूं ताकि मैं उनसे थोड़ा और परिचित हो सकूं। मैं यहाँ पहले आपकी मेज पर स्नैक्स देने आई हूँ और फिर दूसरों को दूंगी। मुझे नहीं पता कि दादाजी रैंडोल्फ मानेंगे या नहीं। रैंडोल्फ हंसते हुए बोले, कार्सन सिटी की स्नैक्स कौन नहीं खाना चाहेगा, ये तो पूरे महाद्वीप में मशहूर है। मैं इन्हें काफी समय से खाना चाहता था। अच्छा है, कुछ यहाँ छोड़ देना। झाओ हाई ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और फिर हाथ हिलाया, जिसके बाद नाश्ते की 2 ट्रे आ गईं, जिनमें कई तरह के स्नैक्स थे। मात्रा तो बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन वैरायटी काफी अच्छी थी। झाओ हाई ने ट्रे को मेज पर रखा और फिर झुककर उनसे कहा, दादाजी रैंडोल्फ, कृपया नाश्ते का आनंद लें। मैं बाकी मेजों पर नाश्ता पहुंचाने जा रहा हूँ। रैंडोल्फ ने सिर हिलाया और कहा, तुम जाओ, लोगों को कुछ दे दो। झाओ हाई ने सिर हिलाया, फिर वह जाने के लिए मुड़ गया। झाओ हाई ने प्रत्येक मेज पर नाश्ता भेजा। हालांकि नाश्ता बहुत कम था, फिर भी इसका कुछ महत्व था, खासकर नौकरों के लिए। झाओ हाई ने उनसे बातचीत भी की, जिससे नौकरों का स्नेह प्राप्त हुआ। वर्तमान में झाओ हाई उनकी नजरों में और भी अधिक आकर्षक हो गया। नाश्ता परोसने के बाद झाओ हाई को अधिकांश नौकरों के नाम पता चल गए थे। उसे कालसी परिवार के सदस्यों के नाम भी पता चल गए थे। भले ही झाओ हाई की याददाश्त स्मिथ से कहीं ज्यादा खराब हो, फिर भी उसके पास स्पेस है। अगर झाओ हाई को कुछ याद नहीं रहता तो स्पेस का रिकॉर्डिंग फंक्शन उसे जरूर याद दिला सकता है।
स्पेस तो पूरे महाद्वीप को ही रिकॉर्ड कर सकता है, लोगों के नाम तो आसानी से रिकॉर्ड कर ही सकता है। झाओ हाई को ये हुनर स्मिथ से मिला था। आखिरकार झाओ हाई एक पढ़ाकू था, उसके सामाजिक कौशल बचपन से ही उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति के मुकाबले कहीं कम थे। झाओ हाई ने अपनी कमियों को दूर करने के लिए जी जान से कोशिश की। नाश्ता परोसने के बाद झाओ हाई अपनी मेज पर लौट आया। मालकिन ने झाओ हाई को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, छोटे हाई, तुम सच में बहुत समझदार हो। ठीक है, जाओ बैठो और जल्दी से कुछ खा लो, लगता है आज शाम तुम ही सबसे ज्यादा व्यस्त हो। झाओ हाई मुस्कुराया और बोला, कुछ नाश्ता परोसना अच्छा रहेगा क्या? मैं बस परिवार को थोड़ा और खुशनुमा बनाना चाहता हूँ। हाँ हाँ, ठीक है, चलिए खाते हैं। क्योंकि मेज पर बैठे सभी लोग परिवार के सदस्य माने जाते थे, इसलिए सब एक दूसरे के प्रति औपचारिक नहीं थे। वे खाते पीते बातें करते रहे और रात का माहौल और भी जीवंत होता चला गया। पारिवारिक भोज आधी रात तक चलता रहा। सभी ने खूब आनंद उठाया। अंत तक काफी लोग नशे में धुत हो गए थे। इसी वजह से चौक की सफाई नहीं हो पाए, कल तक के लिए टालनी पड़ी। ये भी कालसी परिवार की एक परंपरा थी। झाओ हाई और बाकी लोगों ने भी कम मात्रा में शराब नहीं पी। झाओ हाई को उम्मीद नहीं थी कि नौकर आकर उसे शराब पेश करेंगे। सिर्फ वही नहीं, रैंडोल्फ को भी पीने के लिए बुलाया गया। इस मौके पर झाओ हाई ने सबके साथ खा पीकर परिवार में अपनी जगह और मजबूत कर ली। शराब की पेशकश के चलते रैंडोल्फ सबसे पहले नशे में धुत हो गया। इसके अलावा झाओ हाई जानता था कि रैंडोल्फ सिर्फ नशे का नाटक नहीं कर रहा था, बल्कि वह सचमुच नशे में था। इससे झाओ हाई हैरान रह गया, क्योंकि आमतौर पर रैंडोल्फ जैसे चालाक लोग शराब न पीने के लिए नशे का नाटक करते हैं। लेकिन इस बार तो उसने सचमुच खुद पर काबू खो दिया और नौकरों के साथ शराब पी ली। इससे झाओ हाई को यह समझ आया कि परिवार अपने अधीनस्थों के साथ कैसा व्यवहार करता था। जरा हिसाब लगाए, देवियों और सज्जनों, झाओ हाई हजारों लोगों को नाश्ता कैसे पहुंचा सकता है। काउंटडाउन टाइमर की आवाज शुरू होती है। अध्याय 458, एक ही शिविर। हालांकि यह एक सामान्य पारिवारिक भोज जैसा लग रहा था, लेकिन झाओ हाई ने इस आयोजन से बहुत कुछ सीखा। हालांकि वह काफी पढ़ा लिखा था, फिर भी प्रबंधन के बारे में कुछ ऐसी बातें थी जो उसे सीखनी बाकी थी। अगली सुबह झाओ हाई और बाकी लोग अंतरिक्ष से बाहर आए। जब वे आंगन में पहुंचे तो उन्होंने स्मिथ को देखा। झाओ हाई को देखकर स्मिथ मुस्कुराया और बोला, अभी अभी उठे हो क्या? तुमने कल बहुत ज्यादा पी लिया था, हैंगओवर है क्या? झाओ हाई मुस्कुराया और बोला, सौभाग्य से मैंने कल शाम को सूप पीकर अपना नशा उतार लिया था, इसलिए मैं ठीक हूँ। अंकल, आप कैसे हैं? स्मिथ ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, साल के इस दिन दिल खोलकर मौज मस्ती करना बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलिए साथ में खाना खाते हैं। नाश्ते के बाद झाओ हाई और बाकी लोग कार्सन सिटी की स्थिति का जायजा लेने के लिए निकलने की तैयारी करने लगे। अचानक एक नौकर कार्ड लेकर दरवाजे के बाहर आया। उसने झाओ हाई को प्रणाम किया और कहा, युवक, राजकुमार चाली का एक पत्र आया है, इसे उनके नौकर ने भेजा है। झाओ हाई ने सिर हिलाया और फिर कार्ड लेकर देखने लगा। ये चाली द्वारा आज रात आयोजित भोज का निमंत्रण था, जो झाओ हाई के नाम से भेजा गया था। झाओ हाई ने थोड़ा भौहें चढ़ाई, सिर हिलाया और फिर कहा, ठीक है, नौकर को बता देना कि मैं आ रहा हूँ। नौकर ने सिर हिलाया और मुड़ गया। झाओ हाई निमंत्रण पत्र को भूल रहा था। उसे किसी से भी मिलने से डर नहीं लगता था, बस उसे दावतों में जाना पसंद नहीं था। लेकिन साथ ही वह ये भी जानता था कि अपनी वर्तमान स्थिति के कारण वह इनसे बच नहीं सकता। उसने आह भरी और निमंत्रण पत्र रख दिया। उसी क्षण लौरा और अन्य लोग बातें करते और हंसते हुए अंदर आए। वे अभी अभी रेसलिंग ट्री के आंगन के बगीचे में एक छोटी सी सैर से लौटे थे। महिलाओं के समूह ने देखा कि झाओ हाई का चेहरा ठीक नहीं लग रहा था। लौरा को जिज्ञासा हुई और उसने पूछा, भाई हाई, क्या कुछ हुआ है? झाओ हाई ने निमंत्रण पत्र लौरा को देते हुए हल्की सी मुस्कान बिखेरी। कार्ड पाकर लौरा मुस्कुराए और बोली, ये तो बहुत अच्छा है। लगता है चाली आपको अपने अधीनस्थों से मिलवाना चाहता है। और यह एक औपचारिक निमंत्रण है, इसका मतलब है कि आज रात बहुत सारे लोग आएंगे। आपको शायद कई प्रतिष्ठित परिवारों के लोग देखने को मिलेंगे। झाओ हाई मुस्कुराए और बोली, मुझे पहले से ही पता था कि मेरी मुलाकात महान रईसों से हो सकती है। चाली मुझे अपने पक्ष का बताकर लोगों को यह जताना चाहता था कि हम एक ही खेमे में हैं। मेगन, तुम्हें आज शाम नहीं जाना चाहिए, मुझे डर है कि इससे कैल्सी परिवार पर बुरा असर पड़ सकता है। मेगन ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, मैं जा रही हूँ। भाई हाय, आपके साथ सब ठीक रहेगा। वैसे भी अगर उन्हें शक भी हो कि कैल्सी परिवार चाली का साथ दे रहा है, तो वे क्या कर सकते हैं? अगर राजकुमार युद्ध हार भी जाता है तो आपके समर्थन से कोई भी उसके खिलाफ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगा। साथ ही आपके साथ होने से मुझे लगता है कि चाली के शाही सिंहासन पाने की सबसे ज्यादा संभावना है। झाओ हाई ने मेगन की तरफ देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तो सब लोग चलते हैं। हाँ, हमें कुछ कपड़े खरीद लेने चाहिए, हम बुढ़ा कुल को शर्मिंदा नहीं कर सकते। मेगन मुस्कुराए और बोली, कोई जरूरत नहीं, मैं परिवार से ही कह दूंगी कि वे बड़े भाई हाई के लिए कुछ नए कपड़े मंगवा दें। फिर वो मुड़कर नौकर को कपड़ों के भंडार से किसी को बुलाने के लिए कहने लगी। लौरा ने झाओ हाई की ओर देखते हुए कहा, भाई हाई, ये तो तय है कि टेरी इस भोज में आएगा। हो सकता है वह आपको बदनाम करने का कोई मौका ढूंढ ले। हमें इस बार सावधान रहना चाहिए, टेरी नाम का व्यक्ति शातिर है। हो सकता है वह खुद कुछ न करे, लेकिन उसके कुछ माथा उसके लिए काम कर सकते हैं। मेगन से पूछने के बाद तो ऐसा लगता है कि रोसेन साम्राज्य में रॉबर्ट परिवार का रुतबा काफी ऊंचा है। झाओ हाई ने सिर हिलाकर कहा, मुझे पता है, निश्चिंत रहो, कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलो तैयारी शुरू करते हैं। लौरा ने भी सिर हिलाया। कुछ ही देर में कपड़ों के कमरे से एक व्यक्ति आया और उसने झाओ हाई का नाप लिया। फिर तुरंत एक शाम का काला सूट भेज दिया गया। ये सूट एक अत्यंत पारंपरिक कुलीन पोशाक थी। इस पर बेहतरीन कारीगरी थी, यहाँ तक कि इस पर बुढ़ा वंश का प्रतीक चिन्ह भी कढ़ाई किया हुआ था। झाओ हाई को कैल्सी परिवार के लोगों से इतनी फुर्ती की उम्मीद नहीं थी।
इस बात से झाओ हाई को नए और पुराने कुलीन परिवारों के बीच का अंतर स्पष्ट हो गया। झाओ हाई के समूह ने अपने कपड़े पहनकर देखे और पाया कि वे बिल्कुल सही थे। समय की कमी के कारण झाओ हाई ने स्मिथ को इस बारे में बताने का फैसला किया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि स्मिथ को पहले से ही इसकी जानकारी होगी। दरअसल केल्सी परिवार को भी निमंत्रण मिला था। आसमान धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। झाओ हाई का दल उसके बैलगाड़ी पर सवार होकर कार्सन शहर की ओर चल पड़ा। चूंकि यह ईश्वर की कृपा दिवस का समय था, इसलिए राजधानी के द्वार शाम के समय बंद नहीं किए गए थे, लेकिन शहर में आने जाने वाले रास्तों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही थी। शुन को चाली के महल का रास्ता पहले से ही पता था, इसलिए उसे किसी के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं थी। वह सीधे रथ लेकर तीसरे राजकुमार के महल की ओर चल पड़ा। रास्ते में झाओ हाई और अन्य लोगों ने वहां मौजूद रथों की संख्या देखी। जब गाड़ियां वहां से गुजरी और उन्होंने झाओ हाई की बैलगाड़ी देखी, तो उनमें से कुछ रुक गईं और झाओ हाई का अभिवादन किया। झाओ हाई ने इन लोगों पर ध्यान दिया, हो सकता है ये चाली के लोग हों। कुछ ही देर में झाओ हाई की गाड़ी चाली के घर के सामने आकर रुक गई। मेहमानों का स्वागत करने के लिए तैनात नौकरों ने गाड़ी देखते ही उनका अभिवादन किया। उनमें से एक आगे आया और झुककर बोला, श्रीमान झाओ हाई। झाओ हाई ने अपना दरवाजा खोला और नौकर की ओर देखकर कहा, मैं झाओ हाई हूं। नौकर ने तुरंत कहा, महाराज, मैं आपको पिछवाड़े में ले चलता हूं। महाराज ने मुझे आदेश दिया है कि मैं महोदय को बता दूं कि आपको हवेली के पिछले दरवाजे से प्रवेश करना है। अगली बार जब भी महोदय यहां आए, वे सीधे वहां जा सकते हैं। झाओ हाई ने सिर हिलाकर कहा, आगे चलो। नौकर ने सिर हिलाया और फिर गाड़ी के साथ साथ चलने लगा, जिसे पीछे के दरवाजे की ओर ले जाया जा रहा था। इस हवेली का पिछला दरवाजा ऐसा नहीं था कि कोई भी व्यक्ति यूं ही अंदर बाहर आ जा सके। आमतौर पर परिवार के सदस्यों के अलावा किसी और को यहां आने की अनुमति नहीं थी। इसका कारण ये था कि यह दरवाजा सीधे हवेली के केंद्र मुख्य आंगन में खुलता था। पीछे के दरवाजे से अंदर आते ही नौकर ने झाओ हाई के समूह को तुरंत बैठक कक्ष की ओर ले गया। वहां पहुंचकर झाओ हाई ने चाली को कमरे के दरवाजे के सामने कई लोगों के साथ खड़ा देखा। इन लोगों ने भी औपचारिक वस्त्र पहने हुए थे और उनके प्रतीक चिन्ह भी लगे हुए थे। उन्हें देखकर झाओ हाई को पता चला कि उनकी पदवी ऊंची नहीं थी और उनमें किसी कुलीन परिवार से आने वाले व्यक्ति का आभास नहीं था। झाओ हाई लौरा, मेगन और नीर के साथ आगे आए और चाली का अभिवादन किया। चाली मुस्कुराया और बोला, छोटे हाई, तुम आ गए। मैंने तो तुम्हारे बैलगाड़ी के बदले एक और गाड़ी भिजवा दी है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी गाड़ी थोड़ी धीमी है? झाओ हाई मुस्कुराया और बोला, महाराज, सच कहूं तो मुझे बैलगाड़ी ही ज्यादा पसंद है। मुझे लगता है महाराज की गाड़ी में मुझे आराम नहीं मिलेगा, वो बहुत तेज चलती है और कम स्थिर है। मुझे उसकी आदत नहीं है। चाली मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, चलो लिविंग रूम में चलते हैं, मुझे कुछ लोगों से तुम्हारा परिचय कराना है। झाओ हाई चाली के साथ कमरे में दाखिल हुआ। उसी समय लौरा और अन्य लोगों को एक नौकर बगल के गलियारे की ओर ले गया। वहां अन्य रईसों के लोग ठहरे हुए थे। उनमें से कुछ झाओ हाई की तरह थे, जो भोज में शामिल होने के लिए कई महिलाओं को साथ लाए थे। कमरे में प्रवेश करने के बाद चाली ने कुछ लोगों का परिचय झाओ हाई से कराया। दरअसल झाओ हाई उनमें से कुछ लोगों से पहले से ही परिचित थे। जब झाओ हाई ने जेड वाटर सिटी में अपनी दुकान खोली थी, तब ये लोग उनसे मिलने आए थे और अपनी शुभकामनाएं दी थी, इसलिए झाओ हाई उनकी शक्ल सूरत से वाकिफ थे। अभिवादन समाप्त होने पर वे बैठ गए। चाली ने उपस्थित लोगों की ओर देखते हुए कहा, मैं आज आप सभी का स्वागत करता हूं और निमंत्रण स्वीकार करने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैं सीधे सीधे कह देता हूं कि यहाँ उपस्थित सभी लोग वे हैं जिन पर मुझे पूरा भरोसा है। हम सब एक ही पक्ष में हैं, इसलिए मुझे आशा है कि भविष्य में आप सभी एक दूसरे को और बेहतर तरीके से जान पाएंगे। झाओ हाई ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल महाराज, निश्चिंत हो सकते हैं, हम आपके साथ हैं। अगर कुछ गड़बड़ होती है तो हम निश्चित रूप से आपको परेशानी में नहीं डालेंगे। झाओ हाई के पास बैठे एक लंबे व्यक्ति ने सिर हिलाकर कहा, जी हाँ, श्री झाओ हाई सही कह रहे हैं, महाराज निश्चिंत रहें। यह व्यक्ति यिनमी परिवार से था। इस परिवार को एक उभरते हुए कुल के रूप में माना जा सकता है। उनका परिवार 100 वर्ष पुराना था और उनके पास काउंट की उपाधि थी। भले ही उनके पास केवल काउंट का दर्जा था, लेकिन वे वास्तव में एक सैन्य परिवार थे, सेनापतियों का परिवार। उनकी सेना भी बहुत कुशल थी, लेकिन चूंकि रोसेन साम्राज्य महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र था, इसलिए उन्हें चुनौती देने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती थी, जिसके कारण युद्ध बहुत कम होते थे। इसी वजह से परिवार को अपनी शक्ति प्रदर्शित करने का कोई अवसर नहीं मिला, जिससे उनकी उपाधि में पदोन्नति होना असंभव हो गया। इस व्यक्ति का नाम जॉन यिनमी था, जो एक स्पष्टवादी स्वभाव का विशिष्ट मार्शल आर्टिस्ट था, लेकिन उसके स्वभाव के कारण यिनमी परिवार के लिए पिछले कुछ साल बुरे रहे थे। जॉन व्यापार में अच्छा नहीं था और उनके क्षेत्र से होने वाली आय भी कुछ खास नहीं थी, लेकिन झाओ हाई को वास्तव में यह व्यक्ति पसंद आ गया। जॉन की तरह सीधे स्वभाव वाले रईस बहुत कम थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि ऐसा गुण किसी रईस के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। वहां मौजूद सभी लोग झाओ हाई और जॉन की बातों से सहमत थे। चाली ने सिर हिलाया और फिर कहा, पिताजी अभी भी जवान हैं, लेकिन भले ही वे हमें अपने अपने समूह बनाने की छूट दे दे, उन्हें हमारा दबदबा दिखाना पसंद नहीं है। आपके परिवार रोसेन साम्राज्य की सत्ता के केंद्र में नहीं है, इसलिए मैं आशा करता हूं कि आप लोग ज्यादा ध्यान आकर्षित न करें। साथ ही मैं ये भी आशा करता हूं कि आप दूसरों का भी ध्यान रखें, लेकिन अपने कार्यों में सावधानी बरतें। कई लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। चाली ने आगे कहा, श्री झाओ हाई के मेरे साथ जुड़ने से मेरी प्रतिष्ठा पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। मेरे भाइयों के पास 9वें दर्जे का कोई विशेषज्ञ नहीं है, उनके पास तो किसी को बुलाने की क्षमता भी नहीं थी, इसलिए श्री झाओ हाई की मदद वाकई बहुत बड़ी है। लेकिन इससे मेरे भाइयों में ईर्ष्या भी पैदा हो गई है, यहाँ तक कि पिताजी भी मुझ पर ध्यान देने लग सकते हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि हम सभी शांत रहेंगे, कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे सबका ध्यान आकर्षित हो।
जब झाओ हाई ने चाली की बात सुनी तो वह माफी मांगने से खुद को रोक नहीं पाया और बोला, मैंने महाराज को कुछ परेशानी दी है। झाओ हाई ने लापरवाही बरती है। चाली ने हाथ हिलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, नहीं साहब, तो बस अपनी ताकत दिखा रहे हैं। हालांकि इससे मुझे थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन इसका असर उतना बड़ा नहीं है, इसलिए साहब को चिंता करने की जरूरत नहीं है। बल्कि साहब की ताकत देखकर हम पर हमला करने की हिम्मत करने वालों को 2 बार सोचना पड़ेगा। ये तो पहले से ही बहुत बड़ी मदद है। वहां मौजूद सभी लोगों ने सिर हिलाकर चाली की बातों से सहमति जताई। राजकुमारों में राजधानी में युवराज का प्रभाव सबसे अधिक माना जा सकता है। द्वितीय राजकुमार भी पिछले कुछ वर्षों से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। चाली अपने मामलों को बहुत ही शांत तरीके से संभालते हैं, यहाँ तक कि वे साधारण से लगते हैं। इसी वजह से जो लोग उनके यहाँ काम करना चाहते थे, उन्हें लगता था कि चाली की ताकत उतनी अधिक नहीं है। हालांकि झाओ हाई के शामिल होने से स्थिति पूरी तरह बदल गई। झाओ हाई ने 9वें दर्जे के एक विशेषज्ञ को आमंत्रित किया और तो और उसके सैनिकों में भी जबरदस्त युद्ध शक्ति थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह कालसी परिवार का दामाद भी था। इस रुतबे के चलते अब महाद्वीप में कई लोग झाओ हाई को कम आंकने की हिम्मत करने लगे थे। झाओ हाई के चाली के पक्ष में आने से लोगों ने तीसरे राजकुमार के बारे में अपने आकलन पर पुनर्विचार करना शुरू कर दिया। किनारे पर प्रतीक्षा कर रहे कुछ छोटे मोटे सरदार भी चाली के पक्ष में उमड़ पड़े। अब चाली के समर्थकों की संख्या काफी बढ़ चुकी थी, लेकिन चाली समझता था कि भले ही उसकी संख्या बढ़ जाए, लेकिन उसके प्रति सच्चे वफादार बहुत कम थे। उनमें से अधिकांश तो घास की तरह थे। उनकी संख्या देखने में भले ही भयावह लगे, लेकिन जब उपयोग की बात आती थी तो उनमें से कुछ ही योग्य साबित होते थे। इसी वजह से चाली ने अपनी सादगी भरी नीति को कायम रखा। झाओ हाई को यह बात बहुत पसंद आई। चाली की हालिया तरक्की के बारे में झाओ हाई को पता था और उसे डर था कि कहीं उसकी इस बढ़ती शक्ति के कारण तीसरा राजकुमार दब न जाए। ऐसा लगता है कि चाली ने इस बारे में काफी सोच विचार किया था। झाओ हाई ने समूह की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, महामहिम, मैं जानता हूं कि आप मेरा हौसला बढ़ाने के लिए ऐसा कह रहे हैं, लेकिन अगर भविष्य में मैं सचमुच किसी भी तरह से आपकी मदद कर सकूं तो कृपया मुझे संदेश भेजने में संकोच न करें। हम सब एक ही खेमे में हैं, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ठीक है भाई जॉन, चूंकि अभी हमें भगवान की कृपा दिवस तक इंतजार करना है, तो क्यों ना हम साझेदारी के बारे में बात करें। मेरे पास कई अच्छे उत्पाद मौजूद हैं, शायद भाई जॉन को उनमें दिलचस्पी हो। जब जॉन ने झाओ हाई की बात सुनी तो पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन झाओ हाई के हेवन राइस के बारे में उसे अच्छी तरह पता था। इस उत्पाद को रोसेन साम्राज्य में थोड़ी बहुत प्रसिद्धि मिली थी। हेवन राइस को बेचने का अधिकार जिसे भी मिलता, उसे अच्छा मुनाफा जरूर होता। झाओ हाई साफ तौर पर उसकी मदद करने के लिए ऐसा कर रहा था। झाओ हाई की ओर देखते हुए जॉन कृतज्ञता से भर उठा, मैं भाई झाओ हाई का आभारी हूँ। मैं भाई से झूठ नहीं बोलूंगा, पिछले कुछ वर्षों से महामहिम मेरे परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। मुझे डर है कि मुझ पर उनका बहुत बड़ा ऋणी हो गया हूँ। भाई की मदद सचमुच ईश्वर की कृपा है। झाओ हाई मुस्कुराया और बोला, मेरा अनाज का कारोबार ऐसा नहीं है जिसे महाराज बेचना चाहते हो, इसलिए रोसेन साम्राज्य के भीतर मेरा कोई अच्छा वितरण केंद्र नहीं है। चूंकि मैं किसी साझेदार की तलाश कर रहा हूं, तो बेहतर होगा कि मैं अपने ही पक्ष का कोई व्यक्ति चुनूं, ताकि सौभाग्य किसी और के पाले में न चला जाए। चाली हंसते हुए बोला, अच्छा, लिटिल हाई ने जो कहा वो वाकई बहुत अच्छा था। किसी दूसरे के आंगन में दौलत न बहा देना। मैं भी कुछ ऐसा ही कहने वाला था। याद रखना, हम सब एक परिवार हैं। अगर हम भविष्य में सफल होते हैं तो मैं, चाली, कसम खाता हूं कि मैं कभी भी किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना नहीं भूलूंगा। वहां मौजूद लोगों ने तुरंत चाली को धन्यवाद दिया। महाद्वीप में लोग शायद ही कभी कोई प्रतिज्ञा लेते हैं। चाली के ऐसा करने से उन्हें यकीन हो गया कि वह वास्तव में उनका बहुत सम्मान करता है। चाली द्वारा उन्हें बैठने के लिए कहने के बाद हेलर परिवार के मुखिया टाहल ने कहा, यदि महाराज दूसरों का ध्यान हमसे हटाना चाहते हैं तो एक तरीका है, हम आंतरिक कलह का नाटक कर सकते हैं। महाराज इस बारे में क्या सोचते हैं? अध्याय 459 युवराज का आगमन। चाली ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, दिखावा करने से शायद उन लोगों को धोखा न मिले। इससे तो शायद वो लोग भी दूर हो जाएं जो मेरा साथ देने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। फायदे नुकसान के मुकाबले कम पड़ सकते हैं। अभी हमें एकजुट रहने और शांत रहने की जरूरत है, ठीक वैसे ही जैसे लिटिल हाई अपनी ताकत को संभालता है। जिसे भी मदद की जरूरत हो, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। समूह ने सहमति में सिर हिलाया। चाली ने आसमान की ओर मुड़कर कहा, ठीक है, चलो चलते हैं। जिन्हें आना चाहिए था वे अब तक आ चुके होंगे। जैसे ही चाली ने चलना शुरू किया, अचानक कदमों की आहट सुनाई दी। कदमों की आहट तेज थी, लेकिन भारी नहीं थी। चाली का चेहरा उतर गया। उसने नौकर को पहले ही कह दिया था कि किसी को भी उन्हें परेशान न करने दे। इसके अलावा बाहर खड़े नौकर उसके भरोसेमंद सहायक थे। वह उन लोगों के कदमों की आहट से अच्छी तरह वाकिफ था। चाली जानता था कि जो आया है वह निश्चित रूप से उसके लोगों में से नहीं है। चाली के चेहरे के भाव देखकर झाओ हाई समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। वह तुरंत खड़ा हो गया और अपनी जादुई छड़ी निकाल ली। जब समूह ने झाओ हाई की हरकत और चाली के चेहरे के भाव देखे तो वे समझ गए और कार्रवाई के लिए तैयार हो गए। तभी बाहर से एक आवाज आई, तीसरे भाई, तुम अंदर हो। मेहमान आ गए हैं। तुम अचानक कहाँ गायब हो गए? जल्दी बाहर आओ। यह आवाज सुनकर चाली ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए समूह से कहा, ठीक है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यह मेरी 9वीं बहन है। एक। जब चाली ने यह कहा तो जॉन ने पूछे बिना नहीं रह सका, 9वीं बहन? क्या महाराज राजकुमारी लिजी के बारे में बात कर रहे हैं? चाली ने सिर हिलाया, फिर अपनी बहन को जवाब देते हुए कड़वी मुस्कान के साथ कहा, अंदर आओ बहन। चाली की आवाज सुनते ही झाओ हाय और बाकी सब लोग निश्चिंत हो गए। तभी दरवाजा खुल गया और राजकुमारी की स्कर्ट का किनारा दिखाई दिया। राजकुमारी को देखते ही झाओ हाई के मन में सबसे पहला विचार आया कि उनकी शारीरिक बनावट कितनी आकर्षक है।
राजकुमारी लिजी का कद काफी अद्भुत था, उनकी लंबाई लगभग 1.7 मीटर थी, लेकिन उनका आत्मविश्वास बेमिसाल था। झाओ हाई पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि उन्होंने अब तक जितनी भी महिलाओं को देखा है, उनमें राजकुमारी लिजी की शारीरिक बनावट सबसे बेहतरीन है। लिजी का चेहरा देखते ही झाओ हाई की पलकें झपक गईं। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थीं, पतली और खूबसूरत नाक, होंठ मोटे नहीं थे लेकिन फिर भी बेहद आकर्षक थे। उसकी त्वचा गेहूं के रंग की थी, इतनी चिकनी जैसे तेल लगाया गया हो। हल्के भूरे रंग की छोटी छोटी भौहें उसकी हरी आंखों की शोभा बढ़ा रही थीं। हालांकि झाओ हाई का घूरना इन कारणों से नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि राजकुमारी लिजी कुछ हद तक एक ऐसे व्यक्ति जैसी दिखती थी जिसे झाओ हाई नहीं जानता था, लेकिन फिर भी पहचान सकता था। कीली हेजेल एक ब्रिटिश मॉडल और अभिनेत्री, एक ऐसी महिला जो सेक्सी और सुरुचिपूर्ण दोनों थी, दुनिया की सबसे प्रसिद्ध महिलाओं में से एक। यहाँ तक कि एंजेलिना भी दुनिया की 100 सबसे सेक्सी महिलाओं में जगह नहीं बना पाई। इससे पता चलता है कि कीली कितनी खूबसूरत थी। 2. चार्ली की छोटी बहन का असली नाम लिजी था। जीली, लिजी, अच्छा। नाम में थोड़ा अंतर था, पर शक्ल सूरत में कोई फर्क नहीं था। ये देखकर चार्ली हैरान रह गया। झाओ हाई इस बात पर और भी ज्यादा सोचने लगा कि आर्क महाद्वीप का पृथ्वी से क्या संबंध है, वरना पृथ्वी पर मौजूद वैसी ही खूबसूरत महिलाएं यहाँ कैसे प्रकट हुई। लिजी को उम्मीद नहीं थी कि कमरे में इतने लोग होंगे, वह अचंभित रह गई। झाओ हाई और अन्य लोगों ने तुरंत झुककर कहा, हमने राजकुमारी लिजी को देखा है। लिजी होश में आते ही उसने तुरंत अपने राजकुमारी जैसे शिष्टाचार का प्रदर्शन किया, थोड़ा झुककर बोली, आराम से। फिर पूरा समूह सीधा खड़ा हो गया। चार्ली ने लिजी की ओर देखकर कहा, छोटी बहन, तुमने हॉल में मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? लिजी ने झाओ हाई और बाकी लोगों की आंखों में देखा और फिर उदास चेहरा बनाकर बोली, मेहमान तो आ चुके हैं, लेकिन आप लोग अभी तक नहीं आए, इसलिए मैं देखने आई हूँ। चार्ली ने सिर हिलाया और फिर कहा, ठीक है, हम चलते हैं। छोटे हाई, चलो बाहर जाकर देखते हैं। चार्ली द्वारा झाओ हाई को बुलाने से किसी को ईर्ष्या नहीं हुई। पहली बात तो ये कि वहां मौजूद लोगों में झाओ हाई का दबदबा था। अगर उनके पास भी झाओ हाई जैसी शक्ति होती तो चार्ली उन्हें भी प्रभावित कर देता, लेकिन दुर्भाग्य से उनके पास नहीं थी। दूसरी बात, झाओ हाई के पास बहुत सी कीमती चीजें थीं। इनमें से कुछ चीजें चार्ली के लिए बेकार हो सकती थी, लेकिन उन मध्यम और निम्न श्रेणी के रईसों के लिए ये जीवन में एक बार मिलने वाला बड़ा लाभ का अवसर था। उन्हें झाओ हाई से कुछ चाहिए था, तो भला वे इस तरह की बात से नाराज कैसे हो सकते थे। ये कहा जा सकता है कि चार्ली के करीबी लोगों में तीसरे राजकुमार के अलावा झाओ हाई का ही सर्वोच्च स्थान था। चार्ली को झाओ हाई से विशेष रूप से बात करते हुए सुनकर लिजी खुद को उसकी ओर देखने से रोक नहीं पाए। झाओ हाई का नाम लिजी के लिए नया नहीं था, उसने परसेल डची में हुई घटनाओं के बारे में भी सुना था। उसे मेगन की सगाई के बारे में भी पता था। कहा जा सकता है कि उसे और मेगन को शाही राजधानी की जुड़वां फूल कहा जाता था। अब उनमें से एक फूल को अपना जीवन साथी मिल गया है। इसके अलावा लिजी को यह बात स्पष्ट थी कि चाहे चार्ली हो या मेगन, उन दोनों की निगाहें उनके रुतबे के अनुरूप ही बुलंद थी। आम लोग तो उनकी नजरों में आते ही नहीं थे, लेकिन इस साधारण से दिखने वाले औसत दर्जे के आदमी को उन दोनों की सराहना मिलना इस बात का प्रमाण था कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। लिजी ने झाओ हाई को ज्यादा देर तक नहीं देखा। वह एक राजकुमारी थी, उसने बहुत सारे शानदार दृश्य देखे थे। उसके लिए झाओ हाई के प्रति केवल जिज्ञासा ही थी। 3. चार्ली समूह को कमरे से बाहर ले गया। इस समय लॉरा और अन्य लोग पहले से ही बाहर उनका इंतजार कर रहे थे। चार्ली ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए लिजी का परिचय लॉरा और अन्य लोगों से कराया। फिर लॉरा द्वारा उपहार दिए जाने पर लिजी मेगन के पास चली गई। चार्ली ने उन्हें नियंत्रित नहीं किया और झाओ हाई और अन्य लोगों को सामने के आंगन की ओर ले गया। वे आगे बढ़ते रहे और एक बहुत बड़े हॉल तक पहुंचे। इसका उपयोग मुख्य रूप से विभिन्न अतिथियों के स्वागत के लिए किया जाता था, लेकिन कुछ बदलावों के साथ इसे एक भव्य हॉल में बदल दिया गया था। चार्ली और बाकी लोग जैसे ही दरवाजे के बाहर पहुंचे, सामने खड़े एक नौकर ने तुरंत उनके आने की घोषणा की, राजकुमार चार्ली आ गए हैं। आवाज की गूंज के साथ ही चार्ली हॉल में दाखिल हो गए। हॉल में 100 से अधिक मेहमान मौजूद थे। सौभाग्य से यह हॉल काफी बड़ा था। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद यह हॉल आज तक सुरक्षित न रह पाता। नौकरों ने हॉल को पानी के फव्वारों से सजाया था जो देखने में तितली प्रदर्शनी की तरह लग रहे थे। हॉल के बीच में कई मेजों की लंबी कतारें थीं जिन पर तरह तरह के व्यंजन रखे थे। साफ प्लेटें और बर्तन भी मौजूद थे ताकि जो चाहे वे आसानी से जाकर अपना मनपसंद व्यंजन चुन सके। हॉल के किनारों पर भी कुर्सियां लगी थीं ताकि खड़े खड़े थक चुके लोग उन पर बैठ सकें। हॉल के सबसे भीतरी हिस्से में एक ऑर्केस्ट्रा लगातार मधुर संगीत बजा रहा था। जब हॉल के अंदर मौजूद लोगों ने चार्ली को आते देखा तो उन्होंने तुरंत झुककर उसका अभिवादन किया। चार्ली ने भी शिष्टाचार का पालन करते हुए अंदर मौजूद सभी लोगों का अभिवादन किया। झाओ हाई उससे कुछ ही दूरी पर था। उसने अंतरिक्ष में मौजूद हर व्यक्ति का नाम और रूप रंग दर्ज कर लिया था। इसी दौरान लिजी लॉरा और बाकी महिलाओं को खींचकर दूसरी महिलाओं के पास ले गई। वे महिलाएं आपस में कपड़ों, गहनों और गपशप के बारे में बातें कर रही थीं। लॉरा को लोगों से बात करने की आदत थी, इसलिए वह इस स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ थी और जानती थी कि इस स्थिति से कैसे निपटना है। मेग भी काफी अनुभवी थी। वह बचपन से बुडा कबीले में पली बढ़ी थी। पहले कबीले में अक्सर भोज आयोजित किए जाते थे, इसलिए मेग को इन महिलाओं से व्यवहार करना आता था। मेगन के बारे में कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी, उसने अपना पूरा जीवन इन्हीं महिलाओं के बीच बिताया था, भला वह उनसे बातचीत करना कैसे न जानती हो सकती थी। झाओ हाई ने चार्ली की दावत पर ध्यान दिया। चार्ली ने रईसों को तो आमंत्रित किया था, लेकिन ऐसा लगता है कि उसने अन्य राजकुमारों को आमंत्रित नहीं किया। चार्ली के अलावा शाही परिवार से केवल लिजी ही उपस्थित थी। इससे ये स्पष्ट होता है कि चार्ली और उसके भाइयों के बीच संबंध उतने अच्छे नहीं हैं। इस समय सामने के दरवाजे से एक नौकर की आवाज सुनाई देती है, महामहिम युवराज, युवा स्वामी टेरी रॉबर्ट और युवा स्वामी जेसन क्रूक आ गए हैं। 4.
जब इन तीनों नामों को पुकारा गया तो मानो पूरा कमरा थम सा गया। यहाँ मौजूद लगभग सभी लोग जानते थे कि युवराज और तीसरे राजकुमार के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। उत्तराधिकार संघर्ष के कारण चाली के लिए युवराज को इस भोज में आमंत्रित करना असंभव था। इससे स्थिति बेहद विचित्र हो गई। लेकिन इससे भी अजीब बात यह थी कि टेरी और जेसन भी युवराज के साथ आए थे। टेरी रॉबर्ट परिवार का उत्तराधिकारी था। प्रतिष्ठा के मामले में रॉबर्ट परिवार केल्सी परिवार से कम नहीं था। ये बात सभी जानते थे। जेसन क्रूक भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। क्रूक परिवार महाद्वीप में बहुत प्रसिद्ध था। हालांकि वे केल्सी और रॉबर्ट परिवारों के समान प्रतिष्ठा के नहीं थे, फिर भी रोसेन साम्राज्य के भीतर उनका बहुत बड़ा प्रभाव था। इन दोनों व्यक्तियों का युवराज के साथ अचानक चाली के भोज में प्रकट होना क्या दर्शाता है? क्या इसका अर्थ यह है कि रॉबर्ट परिवार और क्रूक परिवार ने युवराज का साथ दे दिया है?